हाँ जी, चले चलिए। तो बताइए, देखिए ब्रेक के पहले परिवार को लेके हमने कुछ बात शुरू की और कुछ वर्तमान परिस्थितियों पे कुछ ध्यान दिया। अब तक जितनी चर्चा पिछले 6 दिन में हमने की है उसमें ये समझ में आया, देखो ये ध्यान चला गया कि बेसिकली जिसको हम मानव का मानव होना कह रहे हैं वो अनुभव से पहले नहीं है ना? नहीं, वो तो कांच वाला खुला है। ठीक बात है। तो देखिए, मूल में ये चर्चा निकल के आई कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और व्यवस्था में भागीदार है। यदि मानव स्वयं में व्यवस्था हुआ, ये कब माना जाए? मानव स्वयं में व्यवस्थित हुआ, ये कब माना जाए, कैसे माना जाए, क्यों माना जाए? हाँ, न्याय धर्म सत्य तो जीने में आएगा, लेकिन ये समझ में आया कि टेक्निकली कि यदि जीवन को देखें, गठनपूर्ण परमाणु को देखें, तो जीवन एक मध्यांश, उसमें मध्यांश में 1 कण है और 4 परिवेश है। तो इसका मतलब है जब तक ये 5 परिवेश व्यक्त नहीं हो जाते हैं तो मानव व्यक्त नहीं हुआ। ये ठीक है? मन एक परिवेश है, वृत्ति एक परिवेश है, चित्त एक परिवेश है, बुद्धि एक परिवेश है, आत्मा केंद्र है। तो जब तक सारे परिवेश व्यक्त नहीं होते हैं तब तक वो सही अर्थों में मानव है नहीं, मानव होना चाहता है। हम आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव हैं? आकार से मानव हैं। जितने भी अच्छाई को हमने अब तक जिया है उसको हमने बार बार संवेदनशीलता के रूप में परिभाषित किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा व्यक्त हुआ तो जीवन पूरा व्यक्त हुआ, तो सही अर्थों में मानव व्यक्त हुआ। यदि 4.5 क्रिया व्यक्त हो रहा है, मन वृत्ति और चित्त का गति 4.5 क्रिया व्यक्त हो रहा है, तो उतना हमने व्यक्त होके खुद भी देख लिया कि ये जिंदा रहने के स्वरूप में है। इसमें मानव जो ज्ञानावस्था की इकाई है उसका ज्ञानावस्था की इकाई होना अपने आप में सिद्ध नहीं हुआ, वंश विधि सिद्ध हुआ इसमें केवल। भाई हम जिंदा रहने के अर्थ में बच्चे पैदा कर पाए, तो बच्चे पैदा करना सिद्ध हुआ, बच्चों का पालन पोषण सिद्ध हुआ, है ना? अभी जितनी चर्चा हमने की उसमें यह भी हमारे ध्यान में आ गया कि बेसिकली चित्त में वो ताकत है कि वो सूक्ष्म वास्तविकताओं को पहचान सके। बोध वो जगह है जहाँ सूक्ष्म वास्तविकताएं स्टोर हो रही हैं, और बोध वो जगह है जहाँ पूरी व्यवस्था का दर्शन हो रहा है, और अनुभव वो जगह है जहाँ व्यवस्था के आधार के रूप में खाली स्थान खाली नहीं है, उसको ऊर्जा के रूप में पहचाना गया। तो पूरी सृष्टि को देखें, सहअस्तित्व पूर्वक 4 अवस्थाओं के रूप में प्रकट है। उसमें मानव ही एकमात्र इकाई है, उसमें जीवन ही एकमात्र इकाई है जिसमें ये सब कुछ समझने की ताकत है। तो मेरा अपने मानव होने को पहचानने का मतलब है कि मैं जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में हूँ। और जीवन और शरीर कहाँ से आ गया? अच्छा, है ही सहअस्तित्व पूर्वक प्रकटन है, सहअस्तित्व पूर्वक प्रकटन है। तो शरीर कहाँ से आ गया? है ही नहीं। है ही जब कहेंगे तो व्यापक वस्तु है, ये समझ में आया। उसमें आया गया नहीं है क्योंकि वो क्रिया शून्य है। उससे कुछ पैदा नहीं हुआ है क्योंकि वो क्रिया शून्य है।
तो परमाणु भी है और व्यापक वस्तु भी है और सहअस्तित्व में है और नित्य प्रभावी, नित्य प्रकटनशील है। तो ये चार अवस्थाएं प्रकट हैं, जिसमें शरीर भी प्रकट है और जीवन भी प्रकट है, और इनका संयोग भी प्रकृति सहज विधि से है। तो इससे ये समझ में आया कि मूल ऊर्जा को पहचानने की जगह क्या हुई? आत्मा। तो जब तक आत्मा जागृत नहीं हुआ तब तक मेरे को सृष्टि का प्रकटन पूरा नहीं हुआ, सृष्टि का प्रकटन समझ में नहीं आएगा। तो मेरा समझ पूरा माना जाए कि अधूरा माना जाए? अधूरा ही रहेगा। तो इससे समझ में आया कि जो ज्ञान भाग है वो साक्षात्कार बोध अनुभव है, और जो क्रिया भाग है वो आशा विचार इच्छा है। तो आशा विचार इच्छा में क्रिया भाग समझ में आया, रूप और गुण समझ में आया। रूप और गुण किस बात के लिए है, ये स्वभाव और धर्म में समझ में आया। मैं बोलता हूं तो साथ साथ चल पाते हो कि नहीं चल पाते? है? नहीं चल पाते हो? नहीं चल पाते। देखा, वो 7 दिन बाद ये हाल है, जबकि ये सारी बातें मैं कितनी बार बोलता हूं। क्यों बार बार दोहराता हूं? इसलिए बार बार दोहराता हूं, शायद इस बार कपाट खुले मिल जाए। मंदिर है ना, मंदिर के कपाट। हेलो। तो इस चर्चा से क्या निकल के आया? भाई शरीर क्यों है, ये कब समझ में आया? मैं क्यों हूं और मैं कहां से प्रकट हो गया, और ये शरीर कहां से प्रकट हो गया, ये कहां जाके समझ में आया? आत्मा के पहले पूरा नहीं हो रहा है, इतनी सी बात कह रहा हूं। आत्मा में अनुभव होता है, और अनुभव में ही हम ये पहचान पाए कि खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है, और ये कोई पूर्ण वस्तु है, और ये कोई है ना, जो भी महिमा हमने उसकी पूर्ण महिमा को पहचाना, वो आत्मा की जगह में जाके पहचाना। तो आत्मा की जगह में जाके रहस्य मुक्ति हुई। रहस्य मुक्ति हुई तो सृष्टि क्यों है, कैसे है, उसमें मैं क्यों हूं, कैसे हूं, और मेरा आचरण क्या होगा, संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, ये तब जाके पूरा हुआ। मतलब ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं? ये समझने के लिए कि अनुभव संपन्न हुए बिना हम मानव नहीं हैं, और हम अपने आप को पहले से कितना बड़ा माने हुए हैं। क्या लग रहा है, बात पच रही? अनुभव संपन्न हुए बिना हम मानव नहीं हैं। कैसे? जिस निरंतर तृप्ति की मुझको तलाश है, वो निरंतर तृप्ति पूर्णतया अनुभव के पहले नहीं खुल रहा है। अनुभव वो जगह है जहाँ ये कह रहे हैं कि वो ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह या मूल ऊर्जा अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है, तो वो समाधान काल में सुख के रूप में प्राप्त है, तो वो न्याय के रूप में, उभय तृप्ति के रूप में प्राप्त है, और तो वो व्यवसाय के रूप में, नियम के रूप में प्राप्त है। इससे कम में वो लॉक नहीं खुल रहा है।
तो ये अपने में स्वीकार होना कि अनुभव के पहले हम मानव नहीं हैं, हम मानव होना चाहते हैं। तो भाषा उसको दिया कि जीव चेतना में होते हुए मानव चेतना में होने की प्रवृत्ति। तो अध्ययन काल में 4.5 क्रिया 10.5 4 क्रिया 10 क्रिया के अर्थ में समर्पित रहता है, अनुभव के अर्थ में समर्पित रहता है। तो अनुभव के पहले जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जिंदा रहने के लिए। और जिंदा क्यों है? अनुभव संपन्न होने के लिए। तो अनुभव होने के लिए अपनी पात्रता विकास के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में भी हम उपयोगी हैं, क्योंकि हमको सच्चाई का एड्रेस पता चल गया। उसके आधार पे अपने परिवार में हम अकेले ही नहीं हैं, परिवार छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, उत्पादन छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान मेरे को अनुभव मूलक विधि से जीने के लिए मिलेगा उसमें और अभी में इतना ही फर्क है कि अभी वो सूचना के रूप में उपलब्ध है, कल वो तृप्ति के रूप में उपलब्ध होगा। सूचना के रूप में अभी भी उपलब्ध है, मानवीयतापूर्ण आचरण कैसा होगा, लेकिन अभी वो सूचना है। तो सूचना बोलने के काम आ सकता है, लेकिन जीने के लिए पूरा नहीं पड़ता। और जीने के लिए कोई चीज़ पूरा नहीं पड़ता, और मैं जीना चाहता हूँ, यही मेरी यात्रा है, और मैं धीरे धीरे उसको पूरा करता हूँ। तो अनुभव पूर्वक एक मानव सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक जीता है। अनुभव पूर्वक एक मानव सुख क्या है? मन और वृत्ति के बीच में संगीतमयता है, अब विरोध नहीं है। मन वृत्ति के अनुसार चलता है, इसका नाम मन में सुख है। वृत्ति चित्त के अनुसार चलता है, इसका नाम शांति है। चित्त बुद्धि के अनुसार चलता है, इसका नाम संतोष है। बुद्धि आत्मा के अनुसार चलता है, इसका नाम बुद्धि में आनंद है। और आत्मा परमात्मा में अनुभूत रहता है, इसका नाम परमानंद है। ऐसा सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक जीता हुआ व्यक्ति स्वयं में व्यवस्थित है। अब उसके भीतर कोई हलचल नहीं है, अब उसके भीतर कोई अधिमूल्यन नहीं है, क्योंकि सृष्टि उद्घाटित हो गई है, अब कोई रहस्य शेष नहीं है। ऐसा सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक जीता हुआ व्यक्ति स्वयं में व्यवस्थित है, और व्यवस्थित होने का प्रमाण है कि वो व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में जीता है। व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक जीने का स्वरूप ही धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा है। धीरता वीरता दया कृपा क्या हुआ? मानवीय स्वभाव। उसके पहले सुख शांति संतोष आनंद क्या हुआ? मानव धर्म। तो मानव ने अनुभव पूर्वक अपने धर्म को पहचाना, मानव ने अनुभव पूर्वक अपने होने के स्वरूप को पहचाना। और अनुभव पूर्वक मानव सुखी हुआ, और जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। एक अनुभव पूर्वक सुखी मानव धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा के रूप में जीता है। बढ़िया। आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही है? बहुत लंबा है। घर का डिजाइन बनाने से काम नहीं चलेगा, अस्तित्व का डिजाइन समझने से काम चलेगा। भैया जी, वो मानव धर्म के बाद मानव अनुभव एक बार और रिपीट कर देते हैं। मानव धर्म क्लियर हो गया है, अनुभव वाला एक बार ध्यान। मानव धर्म का मतलब है कि मानव के होने का स्वरूप,
मानव के होने का स्वरूप का मतलब है जीवन और शरीर के होने का स्वरूप। जीवन और शरीर के होने का स्वरूप का मतलब है कि जड़ परमाणु रासायनिक क्रियावश, है ना, शरीर के रूप में व्यक्त हो गया। और जीवन की जब बात करेंगे तो जीवन के होने का स्वरूप का मतलब है कि मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण जड़ परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हुआ, ये उसका होना है। और जब हम मानव के जीने की बात कर रहे हैं तो वो ज्ञान संपन्न होगा तब जी पाएगा, क्योंकि उसमें सुख पूर्वक जीने की आशा है। ये सुख का स्रोत कहाँ है? जो मानव में ये सुख पूर्वक जीने की आशा है, वो सुख का स्रोत कहाँ है? जब तक वो सुख का स्रोत नहीं खुलेगा तो सुख का स्रोत है कि परमात्मा ईश्वर अनुभव काल में आनंद के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, ये सुख का स्रोत खुला। तो ये सुख का स्रोत खुला तो फिर मैं दूसरे आदमी को, ये सुख का स्रोत खुला तो मतलब क्या खुला कि सृष्टि की सभी इकाइयाँ उसी मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं। हम सब एक ही माँ के गर्भ में हैं, इसलिए हमारा एक संबंध है। तब मैंने वो संबंध पहचाना। जब तक मैंने उस माँ के गर्भ को नहीं पहचाना कि हम सभी एक ही ऊर्जा में ऊर्जित हैं, और ऊर्जा को कब पहचाना? अनुभव में आत्मा ने पहचाना। तो आत्मा ने पहचाना और ये पहचाना कि सृष्टि की सभी इकाइयाँ, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में सभी इकाइयाँ मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं। हम सभी एक ही ऊर्जा में ऊर्जित हैं। सभी इकाइयाँ पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं। इसलिए सभी इकाइयाँ व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानती हैं। तब मैंने मानव के बीच में उस शाश्वत संबंध को पहचाना, नहीं तो मैं शरीर के आधार पर संबंध को पहचाने हुए हूँ। भाई संबंध की परिभाषा क्या दिया? व्यवस्था के अर्थ में संबंध परिभाषित होता है, ऐसे ही तो बोला। और व्यवस्था कब समझ में आई? व्यवस्था कहां से प्रकट हो गई? पूरी सृष्टि अपने आप में व्यवस्था है, ये कहां से प्रकट हो गया? तो मूल ऊर्जा कहां समझ में आया? आत्मा में। तो आत्मा में अनुभव हुआ तो मूल ऊर्जा में ऊर्जित संपूर्ण सृष्टि समझ में आई, तो आपस में संबंध समझ में आया, तो आपस में जीना हुआ। उसके पहले संबंध की पहचान का है। बोलो। तो जब तक मानव जागृत नहीं होगा, मतलब आत्मा में अनुभव नहीं करेगा, तब तक वो पूर्ण रूप से उस संबंध को पहचान नहीं सकता। नहीं पहचानेगा। बस वो सूचना के रूप में आगे बढ़ सकता है। सूचना नहीं, ऐसा भी नहीं है, इतना भी खराब स्थिति नहीं है। तो सूचना अनुभव के बाद उसकी सहज निरंतरता है। जैसे अभी सांस चलती है, हमारा ध्यान भी नहीं जाता, चलती रहती है। उसी तरह से अनुभव के बाद फिर सारे संबंध को पहचानना वैसे ही सहज है ना। फिर उसमें कोई ब्रेक नहीं है। उसमें अनुभव के पहले उसकी निरंतरता नहीं। देखो अभी भी क्या समस्या है, अभी समस्या क्या है? कभी मेरे को लगता है कि मैं सफल आदमी हूँ, कभी लगता है मैं असफल आदमी हूँ, ठीक है। कभी मेरे को अपने ऊपर बड़ा ऐसा लगता है कि मैं ठीक दिशा में जा रहा हूँ, कभी लगता है ठीक दिशा में नहीं जा रहा हूँ। कभी अपने में शंका होती है ठीक है कि नहीं है, मैं ठीक हूँ कि वो ठीक है, मेरी गलती थी कि उसकी गलती थी, उचित क्या है अनुचित क्या है। अभी ये सब शंका के दायरे में बना हुआ है। कभी किसी व्यक्ति के प्रति हमको बहुत प्यार आता है, कभी लगता है कोई खास जुड़ाव नहीं है। तो अभी हमारे भीतर किसी भी तरह की कोई भी निरंतरता किसी भी संबंध में बहुत स्थायी रूप से नहीं है। उतार चढ़ाव होता रहता है, अपने बारे में भी उतार चढ़ाव होता है। और ये उतार चढ़ाव जब मेरे भीतर होता है तो सभी के अंदर होता है। इसलिए दूसरा कब क्या मूड में रहेगा ये पता ही नहीं होता है। आप ठीक ठाक मूड में हो, सामने वाले का मूड खराब है, या उसको अपने भीतर में लो फील हो रहा है, उसको कोई चीज़ की एंग्जाइटी है, उसको कोई चीज़ का डर है, उसको कोई भूतकाल की पीड़ा है, कोई कुछ भी साथ में चल रहा है बेचारे के।
अब हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि ये नॉर्मल आदमी की तरह बिहेव करेगा, वैसा नहीं कर पाता है। 4 बार नहीं कर पाता है तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, अरे अरे तो ऐसे ही है। आप देख लीजिए, उम्र के साथ साथ किसी मोड़ पे कोई छूटा, किसी मोड़ पे कोई छूटा, लास्ट में हम अकेले ही बचते हैं, दूसरा कोई बचता नहीं है। क्योंकि कभी हमारा मूड खराब था, कभी उसका मूड खराब था, और ये मूड तो खराब होता ही रहेगा जब तक वो परिवर्तनशील चीज को, जब तक हमारा भाव परिवर्तनशील है तो भाव भी परिवर्तनशील ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि न्याय धर्म सत्य का प्रस्ताव आ गया तो यदि श्रवण से मनन पे भी आ गए, प्रिय हित लाभ की तुलना में न्याय धर्म सत्य वरीयता में आ गया, तो पहले से स्थिति अच्छी हो गई, झंझट कम हो गए, नेगेटिविटी कम हो गई, थोड़ी समस्याएं कम होने लगी। तो मनन के लेवल पे ही समस्या नाम की चीज़ से काफ़ी हद तक मुक्ति मिलने लगती है, हो जाती है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। और साक्षात्कार के आगे तो फिर और अच्छी स्थिति बनती है, जीवन को पहचानने के बाद और बेहतर स्थिति बन जाती है, बोध पूरा हो जाए फिर तो आगे की बात पूरी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि अनुभव जब तक नहीं हुआ तब तक सांस ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं बोल रहे। लेकिन ये बात भी ठीक है, जिस तरह से सहज रूप में सांस की निरंतरता मुझ में बनी रहती है शरीर पर्यंत, उसी तरह से खुशी की निरंतरता भी मेरे भीतर बनी रहे, वो अनुभव के पहले नहीं होता है। कोई डर, कोई भय, कोई अनिश्चितता, कोई समस्या, कोई संबंध, कोई अंदर कोई बाहर, गला पकड़े ही रहता है। माइक। अनुभव हो गया और उसकी निरंतरता बन गई, तो थोड़ा सा अभी तो पता नहीं, बस जो सूचना आ रही है। अब जैसे आपने अभी बताया बाबा जी के बारे में, कोई व्यक्ति मिलने आते थे तो डांटते थे, तो सभी को नहीं, हम लोग किसी को, तो वो क्या है, मतलब डांटना, मतलब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। करुणा, अच्छा, उद्धार करना, वो इसमें आएगा। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। तो चलो पहले इसकी परिभाषा कर लेते हैं। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। धीरता क्या है? हाँ, धीरज किस बात के लिए? सामने वाला झिलाता रहे, हम झेलते रहें, ऐसे ही सब गड़बड़ है। अभी धीरता का मतलब धैर्य। धैर्य किस बात के लिए? कष्टों को झेलते रहने के लिए, मुसीबत को झेलते रहने के लिए। धैर्य बनाए रखो, धीरे से समय ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलते। तो यहाँ धीरता का मतलब है न्यायपूर्वक जीने के प्रति निष्ठा। धीरता का मतलब है न्यायपूर्वक जीने के प्रति निष्ठा। ठीक। वीरता क्या है? दूसरों के न्यायपूर्वक जीने के प्रति, क्या है परिभाषा? दूसरों के न्यायपूर्वक जीने के प्रति क्या शब्द है परिभाषा संहिता में? देखो, वीरता। सबकी परिभाषा बोलो। दूसरों को न्याय दिलाने के प्रति निष्ठा, वीरता। दूसरों को न्याय दिलाने के प्रति निष्ठा, दूसरा भी न्यायपूर्वक जी सके।
उदारता, दूसरों की जागृति के अर्थ में प्रसन्नता पूर्वक अपने तन मन धन का नियोजन। दूसरों की जागृति के अर्थ में प्रसन्नता पूर्वक अपने तन मन धन का नियोजन, उदारता। दया, वस्तु के अनुरूप, पात्रता के अनुरूप वस्तु उपलब्ध कराना। पात्रता के अनुरूप वस्तु उपलब्ध कराना। कृपा, वस्तु के अनुरूप पात्रता उपलब्ध कराना। चर्चा करेंगे, एक बार लिख लीजिए। दया क्या है? पात्रता के अनुरूप वस्तु उपलब्ध कराना। कृपा क्या है? वस्तु के अनुरूप पात्रता उपलब्ध कराना। और करुणा, दया और कृपा की संयुक्त अभिव्यक्ति। दया और कृपा की संयुक्त अभिव्यक्ति करुणा। वस्तु कम है तो वस्तु, और पात्रता कम है तो पात्रता। तो देखो, एक एक करके पहले सबका मीनिंग ठीक कर लेते हैं। शब्दों से क्या मीनिंग है, फिर उसका अर्थ क्या है, आगे समझेंगे। तो धीरता क्या है? न्यायपूर्वक जीने के प्रति निष्ठा। पहले धीरता क्या थी? अभी तक धीरता किसको मानते थे? सहना। ठीक है। तो कहाँ से अभी हर बार क्या देखेंगे? हर बार इतना ही देखेंगे कि अभी तक हमारे सारे अच्छे शब्द शरीर के धरातल पे परिभाषित है, उससे आगे कोई शब्द जाता ही नहीं है। वीरता क्या है अभी? हाँ, ये तो अभी हम वर्तमान जीवन शैली में वीरता किसको बोलते हैं? अन्याय को रोकना, गलत को रोकना, दो चार को निपटा देना, है ना। तो बेसिकली युद्ध लड़ने को वीरता कहा। तो अभी सारी वीरता ये है कि कोई आपको मारने आएगा तो आप उसको मार दो, या कोई समाज देश के लिए उपयोगी नहीं है, खराब स्थिति में हो गया है, तो उसको निपटाओ। तो मरने मारने का नाम वीरता के साथ जोड़ा है। उदारता, अभी उदारता क्या थी? दान देना, कुछ दान देना। उदारता का मतलब है अपने धन को दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में समर्पित करना। और दया, दया क्या थी अभी तक? जीव दया, संवेदना, दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में। हाँ, ठीक। और कृपा, कृपा बरस गई है। देखो, अब सारे शब्दों को बहुत क्लोजली देखोगे तो समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा अंतर गोल गोल घूम जाता है। दया भी वही जैसा लगता है, कृपा भी वही जैसा लगता है ना। करुणा, तो अभी आप देखेंगे कि सारे शब्द, ये शब्द कोई भी नया नहीं है, सारे शब्द वही हैं। लेकिन एक तो ये दिखाई दिया कि सारे शब्द अभी तक जो कुछ हम यूज कर रहे हैं वो शरीर के साथ परिभाषित हो जा रहे हैं। अब क्या अंतर हुआ? धीरता, हाँ पहले उसको करें। दया, दया चलो, हाँ चलो एक एक करके करते हैं। तो धीरता मतलब न्यायपूर्वक जीने के प्रति निष्ठा।
उसका व्यवहारिक स्वरूप क्या दिखाई देगा? कैसे होगा? ये न्यायपूर्वक जीने के प्रति निष्ठा है, ये कैसे पता चलेगा? क्या न्याय की बात कर रहे हैं आप, अन्याय की बात कर रहे हैं? मेरी न्यायपूर्वक जीने के प्रति निष्ठा है, ये मुझको कैसे पता चलेगा और ये आपको भी कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरी ये निष्ठा है? न्यायपूर्वक जीने का आधार क्या होगा? संबंध की पहचान। संबंध की पहचान का आधार क्या होगा? व्यवस्था के अर्थ में। व्यवस्था कहाँ समझ में आएगी? साक्षात्कार, बोध, अनुभव, सह-अस्तित्व में। तो इसका मतलब है यदि मैं न्यायपूर्वक जीने के प्रति शिविर करके, परिचय शिविर करके, अध्ययन बिंदु करके, 2-4 किताब और पढ़ के मेरी न्यायपूर्वक जीने के प्रति निष्ठा बन गई है, तो इसका मतलब है कि मेरी अध्ययन की तीव्रता समझे बिना तो जिया जाएगा नहीं। तो मेरा अध्ययन के लिए तीव्रता बन गया है मिनिमम। फाइनली तो फिर अध्ययन पूर्वक, अनुभव पूर्वक मैं न्यायपूर्वक जी पाऊंगा। अनुभव पूर्वक, ये बहुत बढ़िया अपने आप में समझने लायक बात है। एक बार हमारे मित्र, सीनियर मित्र थे, तो उन्होंने बड़े दर्द के साथ कहा, यार 11 साल हो गया हमको जीवन विद्या में और न्याय प्रमाणित नहीं हुआ। कभी किसी ने ऐसा कहा। तो एक ये हुआ है कि एक्चुअली योग संयोगवश जिन लोगों को आदरणीय नागराज जी का साथ ज़्यादा मिला, वो नज़दीक रहने की वजह से हुआ, या भी हम लोग तो जैसे मान लो रायपुर संस्थान में थे तो हर 3 दिन के लिए उनको 10 दिन के लिए आना ही था और हमको वहाँ होना ही था, तो ना चाहे ना चाहे वो उपलब्ध ही थे। या किसी की तीव्रता इतनी है कि उसने समय निकाल लिया, तो वो लगातार जो चीज़ों पे ध्यान जाता गया, जो चीज़ें भौतिक नहीं हैं और उनको शब्दों से कहा जा रहा है, उसकी बारीकी एक बार में पकड़ में नहीं आती। एक बार में थोड़ा सा दरवाज़ा खुलता है, एक बार में कुछ और क्लिक होता है, एक बार में कुछ और क्लिक होता है, और जैसी अपनी चेतना है वैसा क्लिक होता है। तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें गहराई में पकड़ में आती रहीं, और कभी कभी वो भी किसी मूड में क्या बोलेंगे और फिर वो क्या चीज़ और स्पष्ट हो जाएगी, ऐसा होता ही रहता था। तो देखो, यहाँ समझने की बात यह है कि एक अनुभव संपन्न व्यक्ति ही न्यायपूर्वक जीने की योग्यता के साथ है, और 2 अनुभव संपन्न व्यक्ति में ही न्याय प्रमाणित हो सकता है। न्याय प्रमाणित हो सकता है मतलब जब कभी भी गिला शिकवा शिकायत की कोई गुंजाइश ही खत्म हो गई है, हमेशा के लिए संबंध में उभय तृप्ति हो जाए 2 लोगों के बीच। ऐसा हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? परस्परता में 2 लोगों के बीच परस्परता में हमेशा हमेशा के लिए तृप्ति की निरंतरता हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। इसका नाम न्याय है। उभय तृप्ति और उभय तृप्ति की निरंतरता, इसका नाम न्याय है। लेकिन ये न्याय किन 2 लोगों के बीच में घटित होगा? यदि एक व्यक्ति अनुभव संपन्न है भी, वो न्यायपूर्वक जीने की योग्यता के साथ प्रस्तुत भी होता है, लेकिन सामने वाले का तो एजेंडा ही अलग है। वो कहता है तुम मेरे को पैसा दोगे तो मैं खुश होऊंगा, नहीं तो मैं तो नहीं होऊंगा। उसको लगता है उसको समझ की ज़रूरत ही नहीं है, या उसका तो एजेंडा वो नहीं है। तो ये 2 लोगों के बीच में, एक अनुभव संपन्न व्यक्ति और एक नासमझ व्यक्ति के बीच में न्याय प्रमाणित नहीं हो सकता है। इतना है कि वे झगड़ा नहीं करेंगे। असहमत 2, भाई असहमति तो हो ही सकती है। तो ये एक समझने की बात है कि 2 अनुभव संपन्न व्यक्ति के, 2 मानव के बीच में ही न्याय प्रमाणित होता है, और अनुभव के पहले हम मानव है नहीं। तो व्यवहार की योग्यता कोई बड़ी बात है। अभी हमारी व्यवहार की योग्यता नहीं है, अभी हमारे पास मानव भाषा नहीं है, इसलिए सब उपद्रव दिखाई देता है। कोई दूर है, कोई ऐसा है कि नहीं होने वाली चीज़ है, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक बार ये ध्यान में आ जाए कि क्या नहीं है और क्या होने से होगा, तो हमारे प्रयासों को हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, सटीक कर सकते हैं। तो ये समझ में आया
कि एक अनुभव संपन्न व्यक्ति की बात करेंगे, एक मानव की बात करेंगे, तो वो मानव के दूसरे मानव के साथ भी और प्रकृति के साथ भी न्यायपूर्वक ही प्रस्तुत होता है हमेशा। और मानव के साथ में न्याय प्रमाणित होता है, प्रकृति के साथ में संतुलन प्रमाणित होता है। एक मानव अपने परिवार में जीते हुए मानव के साथ भी जीता है, प्रकृति के साथ भी जीता है। कोई उत्पादन करेगा, खेती करेगा, गौशाला करेगा, फैक्ट्री करेगा, दोनों के साथ वो न्यायपूर्वक प्रस्तुत होगा। मानव के साथ में न्याय, मानव के साथ उभय तृप्ति होगी, प्रकृति के साथ उभय तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ तृप्ति को पहचानने वाली चीज़ है ही नहीं, वहाँ संतुलन को पहचानने वाली चीज़ है। तो प्रकृति के साथ में संतुलन प्रमाणित होगा। तो मेरी न्यायपूर्वक जीने की निष्ठा बन गई है का मतलब है मेरी अध्ययन के प्रति निष्ठा बन गई है मिनिमम, या मैं अनुभवपूर्वक न्याय को प्रमाणित। तो या तो मैं न्याय की योग्यता को पाने के लिए लगा हुआ हूँ, या मैं न्याय को प्रमाणित करने में लगा हुआ हूँ। ये न्याय का स्वरूप हुआ। क्वालिटी कम कैसे बेहतर होती जाएगी? न्याय धर्म सत्य वरीयता में आ गया तो यहाँ झगड़ा झंझट समाप्त हो जाएंगे। दो लोगों के बीच में न्याय वरीयता में आ गया तो कम से कम झगड़ा झंझट नहीं होंगे। लेकिन ये हो सकता है मैं आपकी किसी चीज़ पे सहमत ना हूँ, आप मेरी किसी चीज़ पे सहमत ना हो, ये तो हो ही सकता है। अभी मेरी कोई आदत है, आपकी कोई आदत है, झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन साक्षात्कार बोध की तरफ जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे एक रूपता आती जाएगी, और उस अर्थ में पहले से बेहतर और बेहतर और बेहतर की स्थिति बनती जाएगी। है एक में अनुभव हो, दूसरे में नहीं है, दूसरे में नहीं है तो झगड़ा। एक ही अध्ययन में लगा हो और दूसरा नहीं लगा हो, एक ही अध्ययन में लगा हो दूसरा नहीं लगा हो, लेकिन दूसरे में आस्थावश साथ में जीने की तैयारी हो तो काम चल जाएगा। वो भी ना हो तो कम से कम इतना ही होगा कि वो आपकी यात्रा से असहमत हो सकता है, इसकी भी संभावना है। आपको उसको लगेगा कि ये ठीक। मैं एक ऐसे पति से मिला जिसकी 25 साल की शादी के बाद में पत्नी की डेथ हो गई थी और वो खुश था। हाँ है क्या 32? हाँ, आपकी पत्नी का देहांत हुआ और आप खुश हुए। माइक उठाइए, ऐसे वीर पुरुष को सुनना चाहेंगे। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल संक्षेप में आपकी खुशी का कारण। जाने के बाद हमारा ये था कि हमें गांव जाना है। पढ़ाई नैनीताल से पूरी हो गई थी और 5 वर्ष में हमने कुछ खुराफात भी ऐसी कर ली थी कि 5 तरह से हमारा नौकरी भी सुरक्षित थी। अलग अलग कोई भी नौकरी कर लेते जीवन पार हो जाता, लेकिन हमारे माँ बाप थे और बहनें थी 3, तो इसलिए हमने गांव जाने की सोची और गांव गए और पेट भरने के लिए वहाँ एक छोटी नौकरी भी कर ली ग्रामीण बैंक में। यात्रा यहाँ से शुरू होती है और 87 में 22वें वर्ष में एक 5वां लास्ट था कि सिविल सर्विस अगर हो जाए तो लोग कहेंगे पढ़ा लिखा है, तो इंटरव्यू तक हम चले गए जो हमारी हैसियत थी और धौलपुर हाउस में फेल हो गए। फेल का रिजल्ट आया, उसके 2 दिन बाद हमारी दादी ने हमारा विवाह तय कर दिया, ये मान के कि तो बकवास करता है, पास वास होगा नहीं कहीं। विवाह के 1 सप्ताह बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि भाई थोड़ी गाँव से हैं, बहुत अच्छी थी, काफ़ी सद्गुण से परिपन्न थी, लेकिन 8 के बाद वो स्कूल नहीं गई थी और हमने फिर भी हाँ कर दी थी कि ठीक है मैं जो भी आएगा उसको हम, हमारे परिवार में परंपरा रही है कि जो भी आया है कहते हैं और एक बार रखा जाता है, जो आ गया उसको यात्रा में निभाना है, ऐसे हमारे बाबा का कथन था। तो हमने बाबा से शिकायत की, हमने कहा बाबा ये दादी ने ऐसा ऐसा संबंध तय कर दिया है, ये तो गड़बड़ है। तो बोले बेटा मोर तो एक ही बार रखा जाता है अपने घर में, अब इसी में संभावना ढूंढो। ठीक है, बिल्कुल ध्रुव उत्तर दक्षिण ध्रुव दोनों चलते रहे 32 वर्ष तक और वो समझ चलती रही। जाने से 15 दिन पहले उन्होंने मेरी बहन से, पड़ोसियों से, कई लोगों से अश्रुपूरित नेत्रों से कहना शुरू कर दिया था कि हम अब इनको अब समझ पाए और ये हमारे लिए किसी पद्मश्री से कम नहीं था। और 21 मई 2021 को उनका देहांत हुआ। देहांत से पहले वो इतनी पीड़ा में चली गई थी कोरोना की वजह से
कि हम मुक्ति की प्रार्थना करते थे, या तो ईश्वर अगर संभावना हो तो इनको ठीक कर दो और नहीं तो मुक्त कर दो, जितना भी जानते थे। विद्या में अभी हमने प्रवेश नहीं लिया था, झांक झांक के देख कई जगह आए थे, कई लोगों ने हमें कोशिश की विद्या में घुसेड़ने की, जैसे रामजी भाई, जैसे अपने रण सिंह भैया, आपने तो 2-3 दिन थोड़ा सा बताया था कहीं गंगापुर में, तो सबको सुन रहे थे लेकिन अभी प्रवेश नहीं लिया था। तो उस दिन मेरे लिए, जिस समय उनकी ये सूचना फ़ोन पे दी मिलिट्री हॉस्पिटल बरेली की उस सर्जन ने, कैप्टन ने, तो रात में बोली कि भाई साहब फ़ोन बंद मत करिएगा, कोई सूचना देनी होगी तो आप ओपन रखिएगा। तो हमने कहा हम निरंतर ओपन है, पिछले 6 दिन से हम इस प्रतीक्षा में हैं कि इस देह की यह पीड़ा शांत हो जाए। सुबह 6 बजे हमने बेटे को ट्रेन पे बैठा लिया, हमने बेटा तुम्हारी छुट्टी पूरी हो रही है, तुम अपना एनडीए जाओ, तुम्हारी फ्लाइट बुक है दिल्ली से, और यहाँ जो भी शरीर के साथ होगा हम कर लेंगे। तो बेटा भी थोड़ा समझ में हमारे साथ है, बोला ठीक है बाबूजी हम चलते हैं। तो उसको हमने भुज वाली ट्रेन पे बैठा लिया बरेली में 6 बजे, और 6:10 पे जैसे हम कार के पास आए, बेटियाँ दोनों उसमें बैठी थी, तो फ़ोन आ गया। तो हमने कहा जी मैडम बताइए। तो बोली वो वेरी सॉरी। तो कोई बात नहीं, पीड़ा से मुक्त हुई और एक भी आंसू हमारे नहीं आया, और हमारा अपना ये जीवन क्रम ये हो गया कि हम जो कर सकते थे हमने अपना 100% दिया, बाकी मेरे हाथ में नहीं था। तो बेटियों को हमने धीरे से पीछे कहा, हमने कहा बेटा वो पीड़ा से मुक्त हो गई आपकी माता जी। तो बाबूजी भैया उसको निकाल लाओ, अभी 20 मिनट और हैं, ट्रेन से उतार लाओ, ऐसे बोले रोके। तो हमने रो मत, ले आएंगे क्या यार, फ्लाइट तो कैंसिल होगी और एनडीए वाले ज़्यादा निकाल देंगे वहाँ से। आर्मी में ये है कि डेट पे नहीं आए, वहाँ से ये ट्रंक वाला आया कि आपकी फ़्लाइट दिल्ली से बुक है, अभी वो पढ़ रहा है वहाँ, अभी अफसर नहीं बना है, लेकिन वहाँ की इतनी व्यवस्था है, उन्होंने जैसे कोरोना पीरियड में उस विषम काल में भी सारी उनकी हॉस्पिटल की व्यवस्था, ऑक्सीजन की, सब कुछ था, साधन संपन्न थी वो अपनी जगह पे, किसी दवा की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। और घर पे 6 दिन में हमने भी 5-6 लाख रुपये खर्च करके और हाथ पैर से सब साथ लगे थे। तो उनको जैसे मुक्त हुई हमें खुशी हो गई कि अब मेरी यात्रा आगे अच्छे से शुरू हो जाएगी। फिर माता जी थी 6 महीने बाद वो भी मुक्त हो गई, उस दिन भी हमें अपार प्रसन्नता हुई कि 81 वर्ष में ये भी ठीक से मुक्त हो गई हैं। बस फिर हमने मार्च में ठीक से एडमिशन लिया। आप उत्तरकाशी थे, उस समय कुछ काम था, हम पुणे थे, कुछ आँख ठीक होनी थी, बहन ने वो सब ठीक करा दी। शायद 23 मार्च हमने ठीक से एडमिशन ले लिया इस विद्यालय में। तो ये दोनों बार हमको प्रसन्नता हुई पिछले वर्ष में, जिस दिन मेरी पत्नी गई उस दिन भी, और जिस दिन मेरी माता जी गई उस दिन भी। और अब हम पढ़ने के लिए तैयार हो गए, और अभी थोड़ा बदमाश हैं इसलिए हंसते खेलते रहते हैं। पढ़ने के लिए हम सीरियसली तैयार हो गए। ये मंच से मेरी घोषणा है। बढ़िया। धन्यवाद। बेटा कुछ कहना चाहेगा? पापा के कमेंट पे कुछ कहना चाहोगे? अच्छा तो अच्छा तिवारी जी का बेटा, अच्छा मैं सोचा आपका। अच्छा जी है, नहीं ठीक है। देखिए ये सभा की महिमा यही है कि जो हमको ज़िंदगी भर एक दूसरे के, हमको लगता है हमारे साथ ही कुछ घट रहा है। इससे ज़िंदगी में लोगों को लगता है मेरी पर्सनल बात है और ये मेरे साथ पर्सनली कुछ हो रहा है। शिविर में देखते हैं तो सब घर में वैसे ही हो रहा होता है ना। तो हाँ 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 बढ़िया। एक मिनट इनको माइक बोलना, माइक लीजिए पीछे। हाँ नरसिंह मेहता इधर भी पॉपुलर है, उत्तर भारत में भी काफ़ी सुनते हैं। तो एक छोटा सा मैसेज हम और साथ में देना चाहते थे, आगे काम आएगा विद्या के, कि देहांत के बाद जैसे मेडिकल
हॉस्पिटल बरेली, कमांड हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई, तो वहाँ बॉडी नहीं मिलती है। उस समय ऐसा कुछ था कि तो लपेट के जला दी जाएगी और आपको नहीं छूने देंगे। बच्चों से कहा तो भाभी जी कुछ करिए किसी तरह से, तो फिर हम बहुरूपिया हैं, हम तमाम जुगाड़ लगा के उनको घर ले आए। मतलब पार्थिव शरीर के साथ भी हमने थोड़ा सा ऐसा ड्रामा उपक्रम कर दिया कि समाज ने कहा ऐसा तो कम ही लोग कर पाते हैं। अब वो ड्रामा उपक्रम पूरे नहीं खोलेंगे, मंच है, लेकिन हमने विधिवत उनका वो सब खोल के, जो दिल्ली से होता है जैसे, कंधों पे 20 लोग ले जाके, और अंतिम क्रिया भी हम लोगों ने करी अच्छे से। तो उस समय ये बहुत बड़ा मैसेज था कि इस पीरियड में भी आपके पास 20 आदमी हैं, क्योंकि उससे एक दिन पहले उसी शहर में मारुति 800 की कार पर एक बॉडी ऐसे टेढ़ी लगी हुई थी, रस्सी से बंधी, और वो व्यक्ति संस्कार करके लौटा था और अखबार में वो फोटो छपी थी कोरोना काल में। कोरोना काल में ये 20 मई की घटना है, अखबार की फोटो है। 21 मई को जिस दिन उनकी डेथ हुई बरेली में, हम लोगों ने प्रयासवत लाके, और थोड़ा ड्रामा में बोलना पड़ता है कुछ झूठ वूठ, तो कहीं कहीं जैसे अपना एक्टिंग करके, बहरहाल गंगा किनारे, हमारा घर भी गंगा के किनारे ही है, तो 20 लोगों की उपस्थिति में अच्छे से इस डर को भगाते हुए, उस डर के बारे में हम ये नहीं कह रहे हमको वीर हैं धीर हैं, लेकिन उस डर को निकाल दिया था, सबने विधिवत कंधा दिया। और जैसे संस्कार में हम लोग करते हैं, क्योंकि हमें कोरोना का भय नहीं था, ये हम यहाँ खुल के कह सकते हैं, और ये प्रमाण छोटा सा दिया, तो समाज में हमारी स्वीकृति हो गई कि नहीं, आदमी तो ये ठीक है, ठीक बात। और ये सब विद्या के प्रकाश में है। हम थोड़ा थोड़ा इधर उधर झांकते थे, बाहर से पढ़ लेते थे, तो हल्की हल्की चीज छुई थी जी। अब पढ़ेंगे तो शायद गति बनेगी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो व्यक्ति कवि शिविर में आए वो मुंबई के रहने वाले थे, तो उन्होंने अपना शेयर किया कि मेरे घर में मैं कभी बैठ के कोई किताब पढ़ भी नहीं सकता था, क्योंकि मैंने कोई किताब पढ़ना शुरू किया और पत्नी ने चिल्लाना शुरू किया, ऐसा माहौल रहा। और मेरे मन को मुझको बहुत लगता था कि मैं कुछ पढ़ूं, मैं कुछ समझूं, तो घर में रह के तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाया। जो कुछ अच्छी बातें थी वो भी उन्होंने शेयर किया, लेकिन बोले ज़िंदगी की तलाश के लिए जो मेरी यात्रा थी वो मैं ठीक से नहीं कर पाया। मेरी पत्नी चली गई, उसका दुख अपनी जगह है, लेकिन मैं यहाँ से अब मेरी ज़िंदगी की तलाश में जो भी मुझको समझ में आएगा मैं कर पाऊँगा, ऐसा करके। तो मैं सिर्फ इन बातों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि विरोध भी हो ही सकता है, वो मैन टू मैन बहुत वैरी करता है। मतलब कई लोगों का वैवाहिक जीवन सहज रूप में काफ़ी स्मूथ भी होता है, किसी गहरी समझ पे उन्होंने काम किया है ऐसा भी नहीं है, लेकिन संयोग ऐसा बन जाता है कि दो का पेयर ऐसा बन जाता है कि काफ़ी स्मूथली चीज़ें चल जाती हैं। ऐसा भी मैंने ऐसा भी देखा, और कई जगह बहुत उठापटक भी होती है, ऐसा भी देखने में आता ही है। तो इसका मतलब यही है कि मिनिमम अब जो बात आ रही है, जो उपयोगी बात यह है कि मेरे को लगता है कि देखो, जीवन विद्या में कम से कम मैंने देखा कि पत्नियां अपने पति को भेजना चाहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जितना ये जाएगा उतना बेहतर पति होके आएगा। घर की और परिवार की इम्पोर्टेंस समझने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं। मैं शादी के पहले से भी जो भी मेरे मित्र थे उनके बीच में मेरा एक भरोसा था, तो कोई मित्र देर हो जाए, वो शादी के बाद फिर जाने के बाद तो सर्किल बढ़ा ही और बढ़ गया। तो कोई घर पहुंचने से देर हो जाए और वो बोल दे कहाँ है, हेलो, तो वो बता दे कि सोम भाई के साथ हूँ, तो फिर पत्नी कुछ नहीं कहती। ऐसा रायपुर में भी काफ़ी प्रैक्टिस में रहा है। तो उनको लगता है कि ठीक जगह है। और शिविरों के प्रति भी लोगों की एक अच्छी स्वीकार्यता, महिलाओं की एक अच्छी स्वीकार्यता बनी, क्योंकि ज्ञान को लेके जो झेलना पड़ा वो महिलाओं को झेलना पड़ा। देखो, पुरुष के लिए अपने ज्ञान की तलाश में रहना और उसके लिए प्रयास करना एक तरह की बात है। आपको ऐसे एग्जाम्पल मिले होंगे कि 4 बच्चों का बाप, 2 बच्चों का बाप ज्ञान की तलाश में घर छोड़ के चला गया, लेकिन 3 बच्चों की माँ घर छोड़ के चली गई, ऐसा एग्जाम्पल मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि माँ का बच्चों के साथ में लगाव, घर के प्रति लगाव, व्यावहारिक जिम्मेदारियों के प्रति लगाव, सांसारिक जो भी कुछ निभाना है वो महिलाओं के हिस्से में ज़्यादा आता है। तो इसलिए भारतीय पुरुषों की, मैं विश्व की बात नहीं करूँगा क्योंकि विश्व मेरा देखा हुआ नहीं है,
लेकिन भारतीय पुरुषों के ज्ञान की तलाश की यात्रा को झेला महिलाओं ने। ये भी एक सच्चाई। इसलिए उनमें डर भी है इस बात को लेके। उसमें डर है कि फिर इसका मेरे साथ लगाव नहीं रहेगा, या मेरे प्रति आकर्षण नहीं रहेगा, या घर की जिम्मेदारियों के साथ नहीं जुड़ेगा, या ये भाग जाएगा। इस तरह का भी बहुत सारा डर बना हुआ है। तो ऐसी तमाम स्थितियों में मेरे को लगता है कि एक बार ठीक से यदि परिवार के रूप में शिविर हो जाता है तो पत्नी का कम से कम विरोध वाला भाग नहीं रहता है। कितना किसको चलना है, नहीं चलना है, किस गति से चलना है, ये तो सबकी अपनी एक यात्रा रहेगी। लेकिन कम से कम पत्नी को पता है कि पति कहाँ जाता है और वो कोई रिस्क वाली जगह नहीं है ना। तो इससे काफ़ी एक आराम हमको मिल जाता है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि न्याय प्रमाणित होगा कि नहीं होगा, लेकिन कम से कम आपस में अन्याय नहीं होगा। और ये भी एक आदर्शवादिता नहीं है कि जैसे कुछ पति हमारी परंपरा की वजह से उनमें बहुत एक पैसे को लेकर आदर्शवाद है, पैसा कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं। तुमको जो ठीक लगता है वो तुम ठीक मानते हो, पत्नी को जो ठीक लगता है वो ठीक नहीं मानते। तो आप अपने शौक पहले पूरे कराए हो, उसके शौक पूरे हुए नहीं हैं, और वहाँ तुम कटौती कर देते हो क्योंकि तुम पति हो, क्योंकि पैसा तुम्हारे हाथ में है। तो इन तमाम चीज़ों का भी विद्या में आने से एक ये आराम मिला है लोगों को कि मान लो मेरा कोई चीज़ का रुचि नहीं है ना, और पत्नी की रुचि है तो मैं उसका ख्याल रखूँगा, है ना। जैसे आदरणीय नागराज जी का एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे को लगता है बहुत बढ़िया है इस मामले में, शेयरिंग वो प्रेरणा देता है। तो कभी वो बैठे रहे और मैं कभी शेयर करता हूँ कि वो उनका पोता आया तो उसको पूछते हैं क्रिकेट का स्कोर कितना है। अब यहाँ तो समाधि की बात चल रही थी, वहाँ क्रिकेट का स्कोर शुरू हो गया। अब इधर तो सारे बल्ब फ्यूज़ हो गए, तो वो तो चला गया। मैंने कहा ये आपको क्रिकेट में क्या रुचि? तो बोले क्रिकेट में रुचि नहीं है, पोते में रुचि है। तो हो सकता है, मतलब मेरे यहाँ तो स्थिति अलग तरह की है। हमने शादी के पूरे जीवन में आज तक 2 फिल्में साथ में देखी, और शायद हम साथ में 1-2 जगह ही घूमने के हिसाब से गए। बाकी घूमना किसी वैसे हो गया तो अलग बात है। लेकिन मान लो पत्नी को फिल्म में रुचि है और मेरे को नहीं है, तो मेरे को पत्नी में तो रुचि है, तो उसकी रुचि के लिए कभी 3 घंटे बैठा भी जा सकता है। ठीक है, आप कैसे वक्त बिताएं, उसको भी ऐसा ना लगे कि ये मेरी वजह से ही आ गया है, और है ना, ऐसा भी नहीं चलेगा, ये आदर्शवाद भी नहीं चलेगा। हाँ, पर हाँ, बोलते समय और निभाते समय थोड़ा अंतर पड़ता ही है। बोलते सुनते समय कई सारी चीज़ें बहुत लॉजिकल और भावनात्मक रूप से ठीक लगती हैं, लेकिन जिन चीज़ों के प्रति रुचि नहीं है उसमें समय को लगाना, अपने आप को लगाना, फिर वो लगाते समय बहुत इरिटेशन भी हो जाता है। तो उस समय वहाँ इस बात का ध्यान रख पाना, यदि उसको ये लग भी गया कि इसकी रुचि नहीं है, मेरी वजह से कर रहा है, तो भी फिर उसके लिए वो सुखदायी नहीं होता है। तो आपके लिए भी थोड़ा सा रुचिकर कैसे बना रहे, ये सब आपस में तालमेल बिठाने वाली बात है। लेकिन ये ठीक है कि यदि किसी ने हमारे लिए ज़िंदगी लगाई है तो हम भी कैसे ख्याल रख पाएँ। इस मामले में मैं भी शायद उतना अच्छा नहीं रहा हूँ, है ना, लेकिन मैंने कोशिश की है और वो कोशिश सफल भी है, तो वो अपने तरीके से ठीक है। तो सार बात ये समझ में आई कि न्याय धर्म सत्य को कोई व्यक्ति नकार सके, ये हैसियत मानव की नहीं है। मतलब न्याय धर्म सत्य को नकार सके मतलब मैं आपके साथ संबंध में जीना चाहूँ और मैं आपका ख्याल रखना चाहूँ, मैं आपको सम्मान देना चाहूँ, इसको आप मना कैसे करोगे? इसको आप मना नहीं कर सकते। फिर ठीक है, थोड़ी बहुत यात्रा और रुचियाँ अलग अलग हो सकती हैं, उसमें यदि आपकी स्थिति है और उसको संभाला जा सकता है तो उसमें कोई बुराई नहीं। ऐसा मैं मानता हूँ। मतलब मैं किसी चीज़ को अनुचित मानता हूँ, मेरे बेटे को लगता है कि मेरे को ये काम करना है, ऐसा होता है, तो बेटे को वो चीज़ अच्छी लगती है इसलिए मैं उसके लिए सहमत हो जाता हूँ। मेरे ना भी सहमति हो तो भी मैं सहमत हो जाता हूँ क्योंकि उसको ठीक लगता है। तो इस रूप में एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आदर्शवाद था कि गलत मतलब गलत, सही मतलब सही, और मैं मतलब मैं, और चलेगी तो मेरी, हमने बोल दिया तो हम तुम्हारे बाप होते। तो ये जो था अब हो गया कि हम तुम्हारे दोस्त होते।
तो एक लेवल के बाद जो दोस्ती का रिश्ता है, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी का रिश्ता है, वो जो दूसरे को जगह देने की बात है, दूसरे की आदतें और उसकी रुचियों का सम्मान करने की बात है, तो यदि हम उसकी रुचियों के लिए सम्मान करते हैं तो वो हमारी रुचियों में भी बहुत बाधा नहीं बनते, बशर्ते कि वो पानी सर से ऊपर नहीं जा रहा हो। तो हम जो करते हैं उसमें भी वो हमारा सहयोग देते हैं। तो ये एक बात आती है कि कहाँ सामंजस्य कैसे बैठेगा, कितना बैठेगा। और हम ये भी आज की डेट में उम्मीद करके ना चलें कि हम एक आदर्श संबंध में जी पाएंगे। अभी ना हम मानव हैं, ना सामने वाला मानव है ना, और मानव एक दिन में बन जाते हैं ऐसा भी नहीं होता है। तो इस बीच में थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा अध्ययन, थोड़ा सा वातावरण मिला के एक माहौल बन जाता है जिसमें कि गाड़ी चल जाती। अगली पीढ़ी आएगी तो हम उसके लिए और बेहतर प्रबंध करेंगे, है ना। शुरू से उसकी मानसिकता बेहतर हो, स्वस्थ हो, मानव लक्ष्य की पहचान हो, मिलके साथ में चल पाएँ, तो वो चीज़ें। और तो पीढ़ी दर पीढ़ी और आसान, जैसे हमारा जिंदा रहना भी एक पीढ़ी में आसान नहीं हुआ है। हमारा जिंदा रहने के जो दिन हम आज देख रहे हैं, आज अच्छे घर हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, सब सामान हमारे पास हैं, ये एक दिन में तो नहीं आया। कितनी पीढ़ियों ने मेहनत किया पीछे। लगभग किसी भी परिवार की हिस्ट्री उठाएंगे, 3 पीढ़ियां प्लस माइनस ने मेहनत किया है। तो 3 पीढ़ियां ने मेहनत किया तो हमारे जिंदा रहने का सामान इकट्ठा हुआ। तो यदि जीने की बात कर रहे हैं तो 3 पीढ़ियां मेहनत कर लें, इसमें क्या बुरा है, सहज बात है। हाँ जी भैया, जैसा हम सुन ही रहे हैं, मैं इसमें छोटा सा एक शेयर करना चाहूँगा जो आज भी घटा और कल भी घटा मेरे साथ यहीं पे। तो जैसे हम न्याय को बोल रहे हैं, जब हम अभ्यास करते हैं कुछ लोग, तो दूसरे तक किसी न किसी तरीके से वो भाव पहुँचता ही है। हाँ। और वो कहीं ना कहीं स्वीकार करता ही है। छोटा सा उदाहरण यही दूंगा। आज हमें कितना दिन हो गया, 8वां दिन है, 7वां दिन हो गया यहाँ पे आए हुए। कल जो केटरिंग वाले भैया थे वो बोले, यार ये काम क्या करते हो तुम। वो न्याय यहाँ से सुन के गए और वो काफ़ी देर हमारे पास बैठे रहे। बोले, यार ये अलग तरह की बात है, क्या बात कर रहे हो। ठीक, आज उनके वर्कर, मतलब चलो वो तो फिर भी पढ़ा लिखा MBA व्यक्ति है, कुछ समझ में आया होगा कुछ, वो बोलता भैया इतने ग्रुप आए, ऐसा ग्रुप नहीं देखा। बहुत बढ़िया, आप सबके लिए तालियां। वो बोलता है ऐसा ग्रुप नहीं देखा, कोई हल्ला नहीं, कोई चिल्पा नहीं, कोई गंदगी नहीं। बोला कमरे से किसी की कोई गंदगी नहीं निकल रही है, किसी का कुछ नहीं निकल रहा है, और आराम से शांत बैठे हैं, सब व्यवस्थित चल रहा है। तो क्या कराते हो क्लास में ऐसा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो न्याय की बात ही हो रही है, अभ्यास भी नहीं हो रहा है। हाँ। पर हम किसी आचरण के साथ प्रस्तुत होते हैं उसको सुन के, तो किसी न किसी रूप में दूसरे तो को मिलता ही मिलता है ना। मतलब मैंने कहा ना कि जिन लोगों ने दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर्स ने हापुड़ शिविर में विरोध के झंडे उठाए, वो आखिरी दिन रो रो के माफ़ी मांग के गए। ऐसा एक शिविर में नहीं, रिपीटेडली हर शिविर में होता। क्योंकि 100 लोगों में 10 लोग उस मानसिकता के आते ही हैं जो बहुत शंका से ग्रस्त होते हैं, जो बहुत प्रतिक्रिया से ग्रस्त होते हैं, जिनको लगता है कि सामने वाले को नीचा दिखा देना ही हमारी बहादुरी है ना। ऐसा मानसिकता का वर्ग एक होता ही है। और वो शुरू के 2-3 दिन विरोध करना, बेवकूफ़ी की बात करना, बेवकूफ़ी के क्वेश्चन करना, है ना, हर चीज़ में शंका करना, कहीं गुंजाइश देखना कहाँ विरोध किया जा सकता है। और वो सब तो देख ही रहे होते हैं, और वो उनके बेचारा काम कुछ आता नहीं है, हथियार कोई चलता नहीं है। लास्ट तक आते आते उल्टा पड़ना शुरू हो जाता है। उनको दिखता है तो यहाँ तो सब अपना तन मन धन लगा के ही कर रहे हैं। जो मेरा कमरा संवारने आया था वो भाई छोटा, है ना, वो तो जब शिविर होता है तो बिल्कुल एक तरह से उसका अपने एक माइंड सेट भी है। किसी काम को करता है तो बहुत मन से करता है। कोई लेटरिन साफ़ नहीं है, कमरा साफ़ नहीं है, सामने वाले मैडम ने कह दिया ये तो साफ़ नहीं है, वो खुद ही साफ़ कर देगा। तो उसने सोचा ये तो यहाँ का कोई साफ़ सफाई वाला कर्मचारी होगा, और लास्ट के दिन पता चला वो तो मालिक है। उसने 4 काम उसी ने बता दिए थे, ज़रा लेटरिन भी देख लेना। उसने वो भी साफ़ कर दिया था। लास्ट दिन परिचय में उसको समझ में आया ये तो बिल्डिंग ही इनकी है और ये तो यहाँ के मालिक ही हैं। तो बोले हम तो ऐसा किए और हम तो ऐसा, तो बाद में बहुत परेशान भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे ही वो इंटेंशन कन्वे होता है
कि किस मनोभाव से, किस पृष्ठभूमि के साथ, किस तरह से लोग लगे हैं, वो सबको स्वीकार ही होता है, सबको स्वीकार ही होता है। तो इसलिए ये जो बाबा जी इस बात को बोलते थे कि न्याय धर्म सत्य को सामने वाला अस्वीकार कर सके, वो हैसियत ही मानव के पास नहीं है ना। अब सवाल इतना ही है कि जब तक वो हैसियत हमारी नहीं है तब तक लोग कुछ ना कुछ अपनी मनस्थितिवश, शंकावश, क्योंकि उन्होंने ऐसी ही दुनिया देखी है, ऐसे ही लोग देखे हैं, तो वो कोई प्रतिक्रिया कर भी सकते हैं, थोड़ा सा उसको पचा लेंगे, आवश्यकता होने से बता भी देंगे, धीरे से उनको भी समझ में आ जाएगा, ये सब होता ही। पर ठीक है, मेरा कहना है, देखो इसमें समझने लायक बात यही है कि जैसा मैंने कहा कि जिंदा रहने की यात्रा यदि हमारी सुगम हुई है तो कोई 5 साल में नहीं हो गई, 3 पीढ़ियां मतलब 60 साल या 75 साल। पिछले किसी भी परिवार को उठा के देख लीजिए कि आपके परिवार की कौन सी पीढ़ी थी जब आप बिल्कुल रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसा हर व्यक्ति अपने परिवार में पीछे घूम के देखेगा तो 2-4 पीढ़ी पीछे दिख जाएगा। और आज वैसी से आज हमारे बच्चों ने गरीबी नहीं देखी, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 2 पीढ़ियाँ, 3 पीढ़ियाँ, 4 पीढ़ियाँ, जैसा भी लगा। तो यदि 2-3 पीढ़ियाँ हम समृद्धि के लिए, भौतिक समृद्धि के लिए या भौतिक साधनों के लिए लगा सकते हैं, और यदि अब हमारे को गुंजाइश दिखाई देती है कि हाँ यार, हम आपस में प्यार से जी भी सकते हैं, हम अपने भीतर प्रसन्न रह भी सकते हैं, अपने भीतर की जो भी नेगेटिविटी है, भय है, अभाव है, असुरक्षा है, इन सब से मुक्ति पाई जा सकती है, एक व्यावहारिक रास्ता दिखाई देता है जिसमें ना खाना बंद करना है, ना कपड़े बदलने हैं, ना गांव बदलना है, ना घर बदलना है, और अपने ही परिवार के आसपास हम एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां हम अपने जीने के स्वरूप को भी, तो एक परिवार में जीने का स्वरूप भी हो और जिंदा रहने का स्वरूप भी हो, और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर प्रेरणा मिले, ऐसा हम चाहते ही हैं। किसी भी जगह में हम असफल होना चाहते नहीं। उसके लिए रास्ता भी खुल गया तो उसके लिए प्रयास करेंगे, ठीक है, लगेंगे। देखो, हम तो ये कह सकते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में जितना प्रयास किया, रिजल्ट उससे ज़्यादा मिला। और मैं तो आपसे भी कहूँगा, दिन ये मत जोड़ना कितने साल से जोड़ा हूँ, घंटे जोड़ना कितने घंटे मेहनत किया है, इस बात को समझने के लिए कितने घंटे आपने मेहनत किया, और फिर रिजल्ट को तोल के देखना कि कम है कि ज़्यादा है। आप कभी भी ये नहीं कह पाओगे कि जितनी हमने मेहनत किया है रिजल्ट उससे कम है, आप कभी भी नहीं कह पाओगे। हमेशा यही निकलेगा, जितनी मेहनत की है रिजल्ट उससे ज़्यादा है। बस घंटे जोड़ना, साल मत जोड़ना। बढ़िया, गुड। तो हम चर्चा कर रहे थे धीरता पे। तो क्या समझ में आया धीरता? धैर्य किस बात के लिए? धैर्य किस बात के लिए? न्यायपूर्वक जीने के लिए। और न्यायपूर्वक जीने का व्यावहारिक स्वरूप अभी क्या मिलेगा? न्यायपूर्वक जीने के लिए न्याय को समझने के लिए। न्याय को समझूंगा तब ना जीऊंगा। न्याय को समझूंगा, धर्म को समझूंगा, सत्य को समझूंगा तब ना जीऊंगा। तो न्याय धर्म को समझने का मतलब है श्रवण, मनन, निधिध्यासन, अनुभव। न्याय धर्म सत्य को समझने का मतलब है श्रवण, पहले सुनूंगा, सुन पाना, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, निधिध्यासन, निधिध्यासन और अनुभव। साक्षात निधिध्यासन मतलब साक्षात्कार बोध, श्रवण, मनन, साक्षात्कार बोध, अनुभव, है ना, जो भी नाम लिखे। कुल मिला के मेरे को सच्चाई पूरी समझ में आ जाए, समझ में आए। मैं एक मशीन के साथ में काम करना चाहता हूँ, मशीन समझ में आएगी तब ना काम करूँगा। तो ये मानव मशीन पूरी तरह से समझ में आ जाए, इसका नाम अनुभव है। फिर दूसरे की मशीन भी ऐसी है, अपनी समझ में आ गई तो उसकी भी समझ में आ गई, तो जी लेंगे। तो क्या समझ में आया? धीरता। तो अभी हमको क्या होना है? अभी हमको क्या होना है? धीर होना है। समझने के लिए धैर्य नहीं, वो 2 शिविर कर लिए, 4 शिविर कर लिए, लोग बोलते ही हैं, जीते नहीं हैं,
जिसको भागना होता है ये उसकी भाषा है। जिसको जीना होता है फिर दूसरों को नहीं देखता। ठीक है, दूसरे को नहीं समझ में आएगा, हमको आएगा है? हाँ, पर ये हमारी आदतवश हम दूसरों पे करते रहते हैं। जो ही समझ में आता है कि वो अब दूसरा गायब हो जाता है, स्वयं पे ही ये आ जाता हाँ, है। ये गायब हो जाए दूसरा, इसका नाम मनन है। श्रवण तक हम शिविर करते करते लिस्ट बनाते रहते हैं किस किस को शिविर में लाना है। ये गलत नहीं है, उचित है ये, लेकिन अभी ध्यान अपने पे उतना गहरा नहीं आया है। तो एक लेवल तक आदमी लिस्ट बनाता है, लोगों को शिविरों में लाता है, एक पॉइंट के बाद सबको भूल जाता है, फिर वो गहरी सुरंग में घुस जाता है। अब 2-4 साल घुसेगा। सुरंग मतलब अपने पे ध्यान बना रहता है, अध्ययन और अपने काम पे ध्यान बना रहता है। संतुलन बना के चल पाएँ तो बहुत सुखद, अपना भी उद्धार हो, दूसरों का भी उद्धार हो, एक वातावरण बनाएं। और वातावरण जितना बड़ा हो जाता है उतने कम प्रयास में ज़्यादा उपलब्धि हो जाती है। ये परिवारों के जो संकट है ना, कोई इसको लगता है कि मेरे घर में सुबह शाम गोष्ठी होने लगे, ऐसे नहीं होगी। जिस दिन घर में बाहर का व्यक्ति खाना खाने आता है उस दिन घर में खाना कैसा बनता है। और कभी कभी तो घर में लगता है कि बाहर वाले आते रहें तो ही ठीक है। महीने में 2-4 बार तो आ ही जाए या थोड़ा खाना ठीक ठाक, उस दिन अपने भी खा लेते, बाकी दिन तो काम निपट जाता है। तो इसका मतलब है बाहर के लोग हमारे घर अध्ययन करने के लिए आएंगे, उस दिन हमारे घर में भी गोष्ठी चल जाएगी। ऐसा भी होता है और वैसा भी होता है, दोनों होता है, जैसा योग संयोग बैठ जाए। वीरता मतलब दूसरों को न्याय दिलाने के प्रति निष्ठा। तो दूसरों को न्याय कैसे दिलाएंगे? जब खुद न्याय समझेंगे। दूसरों को न्याय अभी आपकी तो देने की स्थिति है नहीं, तो उसका एक ही काम करना है कि दूसरों को शिविरों में भेजना। उसका कमीशन आपको मिलता है। जो जितने ज़्यादा लोगों को शिविर में भेज पाया उतना उसकी जागृति के लिए कमीशन बन जाता है। क्योंकि हर बार एक आदमी को 7 दिन के लिए तैयार करना ये आसान काम नहीं। हाँ, उसमें करते करते ना आपका कल्याण हो जाता है। हाँ, चैनल चलती है। हाँ, तो वही है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो अब यहाँ समझ में आ गया है ना, यहाँ गुरुजी को पैसा चाहिए और गुरुजी है ही नहीं, वो भी विद्यार्थी है, तो झंझट ही खत्म हो गया। ना किसी को इससे कमाई करना है, ना आयोजक को कमाई करना है ना। हम आते हैं तो कम से कम आपके पैसे में से अपना किराया नहीं लेते, आपके पैसे में से किराया भी नहीं लेंगे। जैसी व्यवस्था होगी वो अलग से ही होगी, आपके ऊपर अपना किराया भी नहीं डाल रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग आयोजक हैं, अब ये 3 लाख कौन पूरा करेगा? ये उदारता है। ये उदारता है। अपने को लगता है कि यार ये काम बढ़िया है, ये काम चलना चाहिए। और अधिकांश शिविरों में 1-2 लाख का लॉस आता ही है, क्योंकि यहाँ सारा खर्चा उतना ही मेंटेन करते हैं जितने में कि खर्चे को मिनिमम पे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कल आप अपने 4 लोगों के साथ, परिवार के 4 लोगों के साथ आओगे तो आप उस खर्चे को वहन कर सको, है ना। तो सार इतना ही है कि यदि कोई बढ़िया बात मिली है तो ये जन जन तक पहुंच जाए, लोगों तक पहुंच जाए, ये धरती रहने लायक हो जाए। हमारे संसार से जाने के पहले हमको लगे कि यार हम कुछ उपयोगी काम मिल के कर पाए। तो जो लोग भी शिविरों का आयोजन कर रहे हैं वो मिल के उनको उससे कोई अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा मिला है, अपने परिवार में फ़ायदा मिला है। जिनको अपने में कोई फ़ायदा मिला है वो दूसरों को फ़ायदा मिले, है ना, उसके लिए अपना तन मन धन उस कार्य में नियोजित करते हैं। तो बेसिकली लगभग हर शिविर में 1-2 लाख का लॉस कम ज़्यादा आता ही है। लास्ट में बोर्ड पे लिख देते हैं। तो उदारता का मतलब ही है कि दूसरों की जागृति के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने तन मन धन का नियोजन करना,
है ना। लास्ट के दिन बोर्ड पे लगा देते हैं, सबको बता देते हैं देखो इतना कम पड़ रहा है, जिसकी स्थिति हो खुशहाली से देने की वो कंट्रीब्यूट कर दो, है ना, और बाकी जो होगा आयोजक टीम मिलजुल के फिर जैसा करना होगा करेगी। तो उसमें जिसकी स्थिति है जैसा मिला जुला के कर लेते हैं, है ना। तो ये कार्यक्रम में ना कोई फंडिंग, ना मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं समय समय पे, है ना। 10 साल पहले हरिद्वार में एक शिविर किया था, तो लंदन का रहने वाला एक पेयर था, भारतीय ही थे। तो उन्होंने कहा कि सोम भाई, वो अपने साड़ू भाई को बुलवाए थे, तो साड़ू भाई उनके लंदन में रहते थे और वो इंडिया आ गए थे। तो साड़ू भाई बोलते हैं शिविर के समापन पे, सोम भाई आप साल भर में कितने शिविर करते हो? तो लगभग एक महीने में एक तो हो ही जाता है। बोले मैक्सिमम कितने करोगे? मैं 24 से ज़्यादा नहीं करूँगा, इससे अधिक। अभी मैंने 5 शिविर बैक टू बैक किया था पिछले 3-4 महीने पहले, 5 शिविर बिल्कुल बैक टू बैक, संयोग ऐसा बन गया। हाँ। तो कभी कभी देख लेता हूँ ना शरीर भी कितना काम करता है। हाँ, तो बोले मेरा ऐसा भाव बना है कि ये बहुत अच्छा काम है और आपके जितने शिविर होंगे उसको मैं स्पॉन्सर करूँगा, टोटल खर्चा, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको जहाँ शिविर करना है आप करो, जो खर्चा आएगा वो मैं करूँ, मेरी हेडेक है, ये काम आगे बढ़ना चाहिए। मैंने कहा देखो आदमी क्या अपना नमक खा के समझता है तो ही समझ में आता है, नहीं तो भंडारा हो जाता है, नहीं तो भंडारा हो जाएगा। और इस देश में ये मान्यता है इस तरह के काम भंडारे में ही चलते हैं। जिनके पास नंबर 2 का पैसा है या कहीं से ज़्यादा पैसा आ गया, वो लोग फंडिंग करते रहते हैं पुण्य के नाम पे, और बाकी लोग ऐसे ही इकट्ठे होकर तो सुनाने वाले को पैसा मिलता है, सुनने वाले को खाने पीने रहने की सुविधा मिलती है। इस देश में इतना पर्याप्त है और कार्यक्रम चलता रहेगा। तो ये कसौटी नहीं हुई तो इसमें ना कोई फंडिंग राज्य सरकार की है, ना कोई फंडिंग समाज की है, ना कोई फंडिंग किसी व्यक्तिगत की है। शिविर करने वाला आएगा तो वो कोई पैसा नहीं लेगा, ऑर्गेनाइजर टीम कोई पैसा नहीं लेगी, किताबें जितनी दर्शन की है उसमें कोई पैसा नहीं बनाया जाएगा, और जो लोग शिविर करने आएंगे वो अपने हाथ पैर से आएंगे। यही इसकी क्वालिटी है, तो ही शिविर की क्वालिटी आएगी। तो उनको बात बहुत अच्छी लगी। लंदन में क्या, जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, इंडिया के लोग जो लंदन में रहते हैं, उनका बड़ा काम है फंड रेजिंग। उनका बड़ा काम यही है कि अच्छे कामों को फंड प्रदान करना, तो यही उनको लगता है कि हमने अपने हिस्से का काम कर दिया। तो ये सुन को उनको थोड़ा सा ऐसा भी लगा यार एक अच्छा काम था और मैं करना चाहता हूँ और आप अलाउ नहीं कर रहे हो, लेकिन उनको ये भी लगा कि यार बात तो ठीक है, बात तो दमदार है। ऐसा भी शुरुआती दौर में हुआ कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक फंडिंग की कुछ व्यवस्था कर दें और एक पूंजी इकट्ठी कर दें, है ना। तो हमने कहा देखो जिस दिन पूंजी इकट्ठी हो जाएगी उसका अधिकार कुछ लोग के पास रहेगा और बाकी लोगों को पता चली जाएगा कि अधिकार ये पूंजी इनके पास है, तो एक अलग तरह की दौड़ शुरू हो जाएगी। और मेरे को कोई लग रहा है कि ये सुपात्र है, आपको लगेगा सुपात्र नहीं है, तो भैया जिसकी पूंजी है उसको जो सुपात्र लगता है वो देते रहेगा। ये कोई सिस्टम ना बनाया जाए, क्योंकि जब सिस्टम क्रिएट करेंगे तो उसकी एक विजिबिलिटी होती है और फिर वो एक नहीं होता, फिर वो अनेक होता है, फिर उसका विस्तार होता है, और जैसे जैसे वो घनीभूत होता है वो एक पावर सेंटर बनने लगता है, तो वो भी एक पावर सेंटर बनेगा। अभी हमने कोई राष्ट्रीय समिति नहीं बनाई तो कोई पावर सेंटर नहीं है। एक राष्ट्रीय समिति बना देंगे तो क्या होगा, कमेटी बन जाएगी, सभी लोग उस राष्ट्रीय समिति में आना चाहेंगे और राजनीति शुरू। और फंडिंग घनीभूत हो गई तो क्या होगा, उस फंडिंग के पास सभी पहुंचना चाहेंगे, अविश्वास शुरू हो जाएगा। और एक तरह का वो कुछ लोगों जो ना गुड़ रखा है तो मक्खी आएगी, तो कुछ और शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस को ऐसा ही चलाया जाता है कि जितना अकाउंट आएगा उसी शिविर समापन होने के पहले शिविर को वहीं वाइंड अप कर दो। तो जितना भी खर्चा हुआ बोर्ड पे ला दिया, जो कम पड़ा सबको बता दिया, जो आ गया बहुत धन्यवाद, जो नहीं आया वो फिर मिलजुल के काम चल ही जाता है। जैसा भाव बना लो वैसे रास्ते निकल ही आते, ये भी देख लिया। देखो विपश्यना का शिविर होता है
विपश्यना के शिविर में वो कहते हैं कि स्वेच्छा से आपको जो देना है दे दो, फिर भी काम चले जाता है। लोगों ने ऐसी दुकानें चलाई हैं, साउथ में कहीं है, वो कोई रेस्टोरेंट टाइप है, रेस्टोरेंट चलाते हैं, आप जो मर्जी खाओ और जो आपकी इच्छा है वो दे जाओ, कोई अकाउंट में भी लेने वाला नहीं है, डब्बा रखा है डाल दो, वो भी चलता है। हमारे बिजनौर में एक डॉक्टर हैं, वो अपने डॉक्टर प्रकाश, उनका नर्सिंग होम है और काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं, और ये माना जाता है कि थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसिकता उतनी स्वस्थ नहीं है। उन्होंने शिविर किया तो शिविर में बताया कि मानव मूलतः ईमानदार है, मूलतः गलती करना नहीं चाहता है। बोले मैं टेस्ट करके देखूँगा। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर की जितनी फीस होगी, जितनी दवाई हुई, उसकी पर्ची कट जाती है और पर्ची को उतना पैसा आपको डब्बे में डाल देना है, कोई आपसे अकाउंटेंट नहीं लेगा। तो ऐसा प्रयोग उन्होंने, अब तो मेरे ध्यान नहीं है, 2-3 महीने कुछ किया, 1 महीने किया, तो बोले ज़्यादा पैसे कम नहीं हुए, इतना ही कम हुआ कि जैसे गलती से किसी से हो सकता है, पैसा पूरा आ गया। तो ऐसे रेस्टोरेंट भी चलते हैं जहाँ लोगों ने इस तरह के विश्वास करके काम चलाए, जहाँ जिसकी जैसी भावना, जाकी रही भावना जैसी, वैसे सिस्टम भी बन जाते। तो इस रूप में कहा जाए तो बेसिकली उदारता का मतलब है, अब उदारता का मतलब है कि सही अर्थों में, क्योंकि मूल काम तो जागृति है, तो जागृति के अर्थ में अपने तन मन धन का नियोजन करना। जिसके पास जो है, जिसके पास तन है, मन है, धन है, इसमें अकेले तन का नियोजन है नहीं, क्योंकि दरी बिछाओ कार्यक्रम है नहीं, क्योंकि उतना कोई बड़ा भीड़ आना, उतनी बड़ी कोई व्यवस्था करना, ऐसी की आवश्यकता रहती नहीं है। तो मन एक लेवल की तैयारी के बिना इसमें कोई भागीदारी भी नहीं है। क्या करेंगे, या तो शिविर कराना है, अध्ययन कराना है, स्कूल चलाना है, स्कूल में पढ़ाना है, कंटेंट डेवलपमेंट करना है, कोई किताब लिखना है, कुछ और इस तरह की एडिटिंग, मान लो शिविर का वीडियो है, इन तमाम चीज़ों की कोई एडिटिंग करना है, कुछ इस तरह के काम करना है, वो एक लेवल की योग्यता के बिना नहीं हो सकते। तो केवल तन वाले काम है नहीं, मन, तन मन धन के रूप में जो कुछ भी सामने चलता है उसमें लोग अपने तरीके से काम करते ही। राजा भैया सामने बैठे हैं, तो इनके परिवार ने और 1-2 परिवार और हैं, अभ्युदय संस्थान के रूप में जो कुछ भी आज तक चला, वो समझ लो कि 2-3 परिवारों ने अपने घर में कमी रह जाए लेकिन उस गतिविधि में कमी नहीं रहेगी, ऐसा सोच के चला है, आज तक भी वैसा चलता है। तो ये जो भाव बनता है, देखो पुराने लोगों ने ये भी कहा, दान पुण्य को अच्छे जोड़ा। दान पुण्य का महिमा क्या है? दान पुण्य का मतलब है कि जब भी आप कोई चीज़ में दान करते हो, उसका आपका मन उससे जुड़ जाता है। तो उस गतिविधि के साथ आपका मन जुड़ जाए और आपका मन अपनी पारिवारिक संकीर्णताओं से बाहर निकलकर किसी सामाजिक काम के लिए लग जाए और सामाजिक चीज़ों को आगे बढ़ाना आपके स्वभाव में आ जाए, ये आदमी की चेतना का विकास है। चाहे वो संवेदनशीलता के दायरे में है, चाहे वो संज्ञानशीलता के दायरे में। तो इस रूप में उदारता जागृति के अर्थ में चली गई। तो धीरता, वीरता, उदारता, दया। दया मतलब पात्रता के अनुरूप वस्तु उपलब्ध कराना। यहां वस्तु का मतलब समाधान समृद्धि से है। पात्रता के अनुरूप वस्तु उपलब्ध कराना, वस्तु का मतलब समाधान समृद्धि ही वस्तु है, वास्तविकता है। तो एक व्यक्ति जिसने अध्ययन किया और वो आगे बढ़ रहा है, सुपात्र है, उसको पात्रता अनुसार सहयोग उपलब्ध कराना, ज्ञान के अर्थ में भी सहयोग उपलब्ध कराना, और यदि कुछ हो सकता है तो समृद्धि के अर्थ में भी सहयोग उपलब्ध कराना। इसलिए इन शिविरों में जो लोग ऐसा जीने के प्रयास में हैं, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, बिना मानव को नुकसान पहुंचाए, अपने श्रम के साथ अपनी आजीविका चलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के प्रोडक्ट शिविरों में रख देते हैं। इसमें आयोजन समिति और प्रबोधक का कोई मतलब लेन देन नहीं है। उसने अपना प्रोडक्ट रखा और लोग ऐसा प्रोडक्ट जो उपयोगी प्रोडक्ट है ले लिया, उससे जो आय हुआ उस परिवार को चला गया। ये आपस में मिलजुल के एक सहयोग करने की बात है। तो आवश्यकता अनुसार, तो पात्रता अनुरूप वस्तु उपलब्ध कराना, वस्तु का मतलब समाधान उपलब्ध कराना, या समृद्धि पूर्वक जीने के लिए कोई स्किल की बात है, समृद्धि पूर्वक जीने के लिए किसी साधन की बात है,
यदि कोई सहयोग आपस में मित्र पूर्वक, कोई सिस्टम नहीं, इसमें कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रखी है, कोई बॉडी क्रिएट कर रखी है, बस मैं आपको देखता हूँ, मेरा आपको साथ हो जाता है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं आपके लिए, इस परिवार में करते हैं, परिवार भाव से जो कुछ हो सकता है आपस में होता, अपने आप होता रहता है। किसी ने पिछले दिनों मेरे को कहा, देखो आजकल शादियों की बहुत प्रॉब्लम हो गई है, आप जीवन विद्या में एक शादी वाला विंग भी खोल दोगे तो बहुत आराम से कुछ अच्छा काम हो जाएगा। मैं शादी वाला विंग खोलते ही ना सबका ध्यान एक ही जगह रहेगा, कहाँ है लड़की तो जागृति गई तेल लेने, झंझट दूसरा शुरू हो जाएगा। देखो शिविर में सभी लोग संयत रहते हैं, और संयत रह के किसी को किसी के साथ लगता है हम जीवन साथी हो सकते हैं, हो जाओ, शुभकामना। तो हमारा समर्थन भी नहीं है, हमारा विरोध भी नहीं, अपने आप होता रहे। ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज एक ही चीज को करेंगे, जागृति को ऑर्गेनाइज करेंगे, बाकी कोई चीज ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइज किया, झंझट शुरू। कितना बढ़िया। लोग बड़ा एकदम सेंसिटिव होके सुझाव लेके आते। एक शादी की ऐप बना देंगे जीवन विद्या में, अच्छा जिसकी ठीक नहीं चलेगी फिर वो जीवन विद्या को दोष देगा झंझट आगे कई होने वाले हैं ना ये सब फालतू बात है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, ऐसे व्यवहार करते हैं जीवन विद्या वाले, है ना, प्रॉब्लम अपनी थी, थोप रहा है जीवन विद्या पे। तो इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करे। कृपा, कृपा, कृपा क्या है? वस्तु के अनुरूप पात्रता उपलब्ध कराना। क्या मतलब? वस्तु है, वस्तु है मतलब, वस्तु है का मतलब है घर में भौतिक वस्तुएं हैं पर मानसिक गरीबी है, एक। दूसरा उसके पास भाषा है, वो मानता है कि मैं समझदार हूं जबकि नहीं है। वो आत्मा परमात्मा की बात करता है और ये मानता है कि मैं जानता हूं लेकिन जानता नहीं है। तो कैसे उसको बताया जाए कि तुम नहीं जानते हो? क्योंकि जब ये उसको स्वीकार होगा कि मैं नहीं जानता हूं तो पात्रता क्रिएट होगी, तो उसका समझने के लिए तैयारी बनेगा। तो जो बाबा जी क्या करते थे, किसी को डांटते थे, वो क्या था? वो कृपा है, वो पात्रता विकास है। वो जमीन दिखा देते थे ताकि आपको जमीन दिख जाए तो आप अपनी जगह में आ जाओ और आप समझने के लिए तैयार हो जाओ, है ना। शिविर का पहला दिन क्या है? शिविर का पहला दिन क्या है? शिविर के पहले दिन कृपा बरसती है। तुम जिंदा नहीं हो, जी नहीं रहे हो, जिंदा हो, ये बताया जाता है। वो सारी पहले से जीते हुए आते हैं और हमसे बढ़िया कौन जिएगा, है ना, ऐसा बहुत सारा रहता है। तो धीरे से निष्कर्ष आ जाता है कि संवेदनशीलता का सारा कार्यक्रम भी जीना नहीं है, ये जीने के नज़दीक है, जीने के लिए सुपात्र है, ये समझने के लिए सुपात्र है, लेकिन फिर भी समझना शेष। तो एक बार ये निष्कर्ष अपने में आने में कि जिंदा रहना जीना नहीं है, हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव होना अभी शेष है, अनुभव संपन्नता से में मानव चेतना नहीं है, ये स्वीकार होने के बाद अहंकार के लिए बहुत जगह नहीं बचती। स्वीकार हो जाए तो ये सारा कार्यक्रम पात्रता विकास कार्यक्रम है। तो वस्तु उपलब्ध है लेकिन पात्रता नहीं है, तो पात्रता उपलब्ध हो जाए ताकि वो समझ पाए, है ना, और उपयोगी हो पाए। और करुणा का मतलब, तो पात्रता ये जो सारा अभिव्यक्ति है, देखो धीरता, वीरता, उदारता, ये परिवार में प्रमाणित, परिवार के मानव के लेवल की चीजें हैं, इनमें मानव पद प्रमाणित हुआ। धीरता, वीरता, उदारता प्रमाणित हो गया तो मानव पद प्रमाणित हुआ। दया और कृपा ये देव मानव पद है। देव मानव पद का मतलब है कि वो आदमी देख पाता है कि आप कहाँ खड़े हो, पात्रता को देख पाए तो वस्तु दे, और समय के पहले देखने की ताकत आदमी में आती नहीं है। यह भी बहुत अच्छा है, क्योंकि दूसरे की गलतियां दिखाई दें और उसके प्रति आपका भाव
पॉजिटिव बना रहे ये बहुत आसान नहीं है। किसी की अच्छाइयाँ पता चलें, उसके प्रति अच्छा भाव बना रहे ये सहज है। किसी के भीतर की कमजोरियाँ पता चले और उसके प्रति अच्छा भाव बनाए रखें, ये आसान नहीं है। इसलिए मानव की वो आँख तभी खुलती है जागृति पथ पर जब वो दूसरे की गलतियों को पचाने के बावजूद भी उसके प्रति स्नेह भाव को बनाए रखे। क्या प्रकृति की व्यवस्था है। कोई खिड़की कब खुलेगी ये भी पहले से तय है, और क्यों वहां खुलती है ये भी तय है। तो ये क्या हुआ? करुणा। करुणा का मतलब है फिर दिव्यता। दिव्यता को प्रमाणित किया तो करुणा की जगह में आ गया। तो ऐसे तो हमने चर्चा किया। तो अभी सारी चर्चा क्या की हमने है? बताओ, ब्रेक के बाद से लेके अभी तक क्या चर्चा किया? कौन बोलेगा? सार रूप में ब्रेक के बाद, भोजन के बाद की सारी चर्चा का अभी तक का सार क्या है? क्या कहने की कोशिश की? भैया एक प्रश्न था थोड़ा सा, मतलब थोड़ा वो, जैसे वस्तु को ऐसे समझें क्या कि मतलब उनके अंदर कुछ जो कृपा में जो वस्तु है बोल रहे हैं उसके अनुसार भाषा है, जी, भाषा है, अनुभूति जी, नहीं। जी हाँ, मतलब कुछ करने की इच्छा है, पता नहीं है, पात्रता योग्यता नहीं। हाँ मतलब कुछ अच्छा करने की इच्छा है और मतलब चाहत है, हाँ। और कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी, और जो अच्छा समझ के कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं हो रहा है। जैसे मान लो हम ही लोग थे, जी, है ना? जी बिल्कुल। गांव आदर्श बनाएंगे दे जी। तो 3 दिन में हमने 1200 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे चला, और चेहरे की चमड़ी यहाँ से ऐसे निकल जाती थी। गर्मी के दिन होते थे और बस्तर में जाके कोई वाहन मिलता नहीं था। तो पहले रायपुर से मोटरसाइकिल से निकलते थे और 110 किलोमीटर दूर बस्तर शुरू होता था। फिर बस्तर में 100-150 किलोमीटर अंदर जाना होता था, गांव। तो दे मार के पूरा उठा पटक। तो क्या था? भाव था, तीव्र इच्छा थी, लेकिन उसके अनुरूप योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं है ये भी पता नहीं है, सुनना भी नहीं चाहते किसी को। आदरणीय नागराज जी पकड़ पकड़ के समझा रहे, हमको लगता है हमको सब पता है, हमको क्या करना है। इसका नाम पात्रता का ना होना है। अपने अहंकार में रहना, अपने भ्रम में रहना, ये माने रहना कि मैं सब कुछ समझता हूँ और दूसरों को ये गांव के लोग गलत हैं, ये आदिवासी गलत हैं, ये अपना विकास नहीं चाहते हैं, है ना? ऐसा बोलते रहना। हम लोग ऐसा बोलते थे। योग्यता अपनी नहीं है, दोष दूसरों को देते थे। ये गांव वाले अपना और हम लोग ना फंडिंग से काम नहीं कर रहे थे। जैसे मान लो राजा भैया का फैमिली या किसी और 2-4 का फैमिली, ये लोग फंड जुटाते थे, अपने घर से फंड देते थे। तो हमने सरकारी फंड से समाज सेवा नहीं किया। फंड भी हमारे बीच का, मेहनत भी हमारी, योजना भी हमारी, करना भी हमारा, तृप्ति भी हमारी, अतृप्ति भी हमारी। तो हम इनके लिए इतनी मेहनत करते और ये उसके लिए अपने से आगे नहीं बढ़ते। तो ऐसा बोल के उन पे कुड़ते थे। 250 किलोमीटर मोटर चला के हम मीटिंग लेने गए और वहां जंगल में 4 आदमी मिले, 4 हम ही थे। तो बहुत कभी कभी मन खराब होता था। मेरे को एक बार नेचुरोपैथी का नशा चढ़ा 2003 की, नहीं 99 के आसपास, हाँ 99 की बात। तो बुखार होना है तो मतलब कुछ खाना नहीं है और भूख सबको मिटा देती है। उस बीच में शिविर तय था झाबुआ में। अब शिविर दिया मतलब कमिटमेंट दिया तो जाना है। तो भाई साहब ट्रेन में चढ़ गए 102 बुखार में। भोपाल में ट्रेन में उतरने की हिम्मत नहीं। भोपाल से उतर के वो इंदौर की बस लेनी होती है, फिर वहाँ से आगे झाबुआ जाना होता है।
लगभग 1300-1400 किलोमीटर दूर। तो हाँ, वो पहला शिविर था। भैया बहुत हिम्मत करके उठ के बस पकड़ी और ले दे के पहुँचे, जहाँ इंदौर पहुँचे, वहाँ जाके फिर जहाँ वो जहाँ शिविर लेने पहुँचा वहाँ 3 आदमी 1300 किलोमीटर चल के 3 आदमी मिले, उसमें से भी 2 उसी घर के। अब क्या सूत्र लगाया, दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही अपनी योग्यता। तो अपने क्या है, 7 दिन आराम से रहेंगे, 3 आदमी आएंगे, बात करेंगे, जवानी है, क्या दिक्कत है। बुखार था ही, धीरे धीरे 2-3 दिन में बुखार सेटल हो गया। बढ़ते 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 वो 30, 32, 34, 36 कुछ हुए होंगे। हर दिन बढ़ते गए, फिर बात होती गई, लोगों को पता चलता गया, लोग आते गए। तो ऐसे मैंने कई शिविर किए हैं। 7 दिन का शिविर 5 आदमी, एक आदमी मैं अपनी पूरी टीम लेके आऊँगा और आप किसी को मत बुलाना, हमारे लोग रहेंगे। अच्छा ठीक है। जब आया तो 5 आदमी अब तुरंत किसको बुला लो, ले भाई 5 आदमी के साथ ही करेंगे। ऐसे भी किया। हमारा डांग में एक संशोधन के रूप में अजीब सी घटना हुई थी। जब डांग में अनाज की कमी थी, डांग हमारा एक विस्तार है, गांव का जगह है। नहीं, एक जिला है, डांग जिला। हाँ, डांग जिला। तो दिल्ली से एक टीम आई थी कि यहाँ जो भोजन की बार बार कमी हो रही है उसका कारण क्या है। तो उसको तारण लगाया कि यहाँ चूहा की समस्या है और उसके बाद पक्का घर नहीं है, इसीलिए डांग में ये अनाज की समस्या है। चूहे खा जाते हैं। हाँ, चूहे खा जाते हैं। अनाज तो पकता है लेकिन वो खा जाते हैं। तो उसने तय किया कि हर एक को ऐसी एक पेटी दी जाए लोखंड की। हाँ। तो वो सरकार ने फंडिंग किया, कार्यक्रम भी हुआ, हर एक घर को पेटी दे दी। और 2 बरस के बाद में आया तो समस्या तो यही थी। तो बाद में उसको पता चला कि जिस एजेंसी को दिया था और प्रधान आया, कार्यक्रम हुआ, सबके पेटी दे दी और रात को वो एजेंसी वाला सब वापस आते थे, 500 रुपये में सब ने परत दे दी। 500 रुपये में बेच दिया। हाँ, बेच दिया। और यही पेटी दूसरे दिन में कार्यक्रम में चली, ऐसे ही तीसरे दिन में चली, पेटी घूमती रही, कार्यक्रम हो गया, फंडिंग हो गया, लेकिन समस्या तो वहाँ ही रह गई। इसलिए जिसकी मदद करनी है वो की उसकी भी पात्रता। इसलिए परंपरा में कहा ही है, सुपात्र को दान। परंपरा में ऐसा कहा ही है, सुपात्र को दान। हाँ जी, हाँ भैया, सभी जगह वही हाल है। ये पढ़े लिखे लोगों ने जो अन्याय किया है, ये पढ़े लिखे लोगों ने जो अत्याचार किया है, उसकी दास्तान सुनोगे तो आंख में आंसू आ जाएंगे। बस्तर में आदिवासी को जब कपड़ा बेचते थे, कैसे बेचते थे? 80 रुपए मीटर। तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। 1 मीटर को 4 मीटर नाप दिया। उसके सामने नापा है। चिरौंजी नमक के भाव, चिरौंजी नमक के भाव बराबर तौल के। 250 रुपए की एक चीज 2 रुपए किलो। और आदिवासी की बेटियां, आदिवासी की बहुएं, हम पढ़े लिखे लोगों के, अधिकारियों के, व्यापारियों घर में रखेल है ना, क्या नहीं किया है। फिर एक बीडी शर्मा नाम के कलेक्टर आए, जब हम लोग गए थे तब की बात है। बीडी शर्मा काफी पॉपुलर थे किसी समय। उन्होंने क्या किया कि जिन जिन के साथ जिनके किस्से थे उनकी शादियां करवा दी। जबरदस्त आंदोलन चलाया उसने, तो बहुत पॉपुलर हुए बीडी शर्मा। बहुत कॉमन था, जाने दो। हाँ जी, ठीक है। मैंने क्या बताया वो तो बताया नहीं, किससे कहानी शुरू करवा देते। ब्रेक के बाद सारी चर्चा का सार क्या निकला, क्या कहने की कोशिश की मैंने आपसे, क्या आप तक पहुंचा? ये आज न्याय पर चर्चा हुई है, जो 4.5 क्रिया शरीर को बनाए रखने के लिए, तो उससे
आगे अगर जीने के लिए चाहिए तो पहला क्रिया वो है न्याय धर्म सत्य की दृष्टि। और न्याय को इसमें ये बताया गया कि न्याय जब तक समझ में तब तक नहीं आएगा जब आत्मा के लेवल में पूर्णता की अनुभूति नहीं होगी। मगर उससे पहले हम ये कर सकते हैं कि न्याय धर्म सत्य को समझ के उस पर धैर्य, धीरता, वीरता, उदारता पूर्वक उस तक पहुंचा जा सकता है। उससे पहले जिया तो जा सकता है अभ्यास करके, मगर वो जब तक स्थापित नहीं होगा, जब तक दो मानव को अनुभूति ना हो। कम से कम अगर दो मानव के बीच में स्थापित करना है, न्यायपूर्वक जीना है, तो वो तब तक नहीं होगा जब तक दो मानव जीवन के लेवल पे, आत्मा के लेवल पे पूर्णता को अनुभव ना कर ले। तो तब उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में धीरता, वीरता और उदारता बताया गया है कि धैर्य रख के वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो थोड़ा मुझे ये समझ में आया। वैसे जो दर्शन में जो मैंने कहने की कोशिश की वो ये कोशिश की कि अस्तित्व में हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। जब मानव में धर्म की, मानव धर्म की, मानव में व्यवस्था की बात करते हैं, मानव धर्म की बात करते हैं, तो मानव में सुख शांति संतोष आनंद मानव का धर्म है। मानव सुख शांति संतोष आनंद को पा गया, मतलब मानव ने अपने होने के स्वरूप को पहचाना, ये अनुभव संपन्नता के साथ ही होगा। इसकी अभिव्यक्ति व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा है। तो धीरता, वीरता, उदारता अनुभव के बाद मानव पद प्रमाणित करना है तो धीरता, वीरता, उदारता पूर्वक होता है। अनुभव के बाद देव मानव पद को प्रमाणित करना है तो ये दया पूर्वक होता है, दया, कृपा। और फाइनली दिव्यता जो है वो करुणा की अभिव्यक्ति है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि अभी हम अध्ययन काल में हैं, तो अभी हमारे लिए धीरता का अर्थ है न्याय के प्रति, न्यायपूर्वक जीने के प्रति मेरी निष्ठा बन गई है, तो इसका मतलब है कि न्याय धर्म को समझने के प्रति मेरी निष्ठा बन गई है ना। तो मैं यहाँ से, आज मैं कहाँ से शुरू करूँ? भी मैं तो अनुभव संपन्न नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से शुरू? मैं जीना तो चाहता हूँ, तो उसके लिए उसकी पूर्व तैयारी, तो मैं न्याय धर्म सत्य को समझने के प्रति मेरी निष्ठा बन गई है और इसके लिए मैं अध्ययन के लिए लगातार प्रयासरत रहता हूँ। इस क्रम में जैसे जैसा श्रवण, मनन, है ना, साक्षात्कार, बोध, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ वैसे वैसे ज़िंदगी से नकारात्मक चीज़ें खत्म होती जाती हैं, सकारात्मक चीज़ें अपने में स्थिर होती जाती हैं। जितना मुझ में सकारात्मक होता जाता है उसका फैलाव संबंध में भी सकारात्मक होता जाता है। तो इस प्रकार एक मानव अनुभवपूर्वक स्वयं में व्यवस्था को पहचानता है, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा पूर्वक व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में होता है। हाँ, प्रमाणित अनुभव के बाद होता है, लेकिन उसके पहले उसकी परिभाषा को समझकर हम उसके साथ चल सकते हैं। फिर न्याय धर्म सत्य अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन उसकी परिभाषा मिल गई। तो शब्द का अर्थ कल्पनाशीलता में रहता है, वस्तु का अर्थ बोध में स्थिर होता है। शब्द का अर्थ कल्पनाशीलता में स्थिर होता है, वस्तु अस्तित्व में रहता है, साक्षात्कार पूर्वक उस वस्तु को पहचानते हैं और वस्तु का अर्थ बोध में स्थिर हो जाता है अवधारणा के रूप में। और अवधारणा हमारे जीने के लिए अभ्यास है। अवधारणा पूर्वक जीने से हम अनुभव की यात्रा करते हैं, अनुभव को पाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भाषा एक बार में नहीं स्थिर होगी, धीरे धीरे स्थिर होगी। लेकिन इससे इतना ध्यान चला जाता है कि परिचय शिविर, अध्ययन बिंदु शिविर को बार बार देखें, और परिचय शिविर, अध्ययन शिविर बिंदु को बार बार देखने का इतना ही मतलब है कि आदरणीय नागराज जी का लिखा हुआ, बोला हुआ को डायरेक्टली सुन के समझने की हमारी पात्रता बन जाए। जिस दिन आदरणीय नागराज जी के बोले हुए को आप सुन पाएंगे, उस दिन फिर बाकी को सुनने में उतना रुचि, फिर ये शिविर सुनने में उतना रुचि नहीं आएगा, उसकी गहराई और अधिक मिलेगी। फिर उसका तारतम्य आपको, उसकी क्वालिटी समझेंगे तो क्वालिटी समझ में आएगी। तो वहां तक पहुंचने के लिए ये प्रयास है। बढ़िया। तो 10-12 बुक्स हैं। अच्छी बात है कि अभी आदरणीय नागराज जी का बोला हुआ तमाम ऑडियो वीडियो उपलब्ध है, लेकिन वो अभी सुनने से हम कनेक्ट नहीं हो पाते। हाँ, तो उसके लिए ये है कि शिविरों का जो स्वरूप है और बुक्स का एक बार हम साथ मिल के कर लेते हैं तो फिर हो जाता है। तो फरवरी में 21 दिन, 5 फरवरी से 26 फरवरी,
5 फरवरी से 26 फरवरी, वो एक अपॉर्चुनिटी है बहुत बढ़िया, जिसमें कि साधन भाई और हापुड़ में, हाँ हापुड़ में साधन भाई, राकेश गुप्ता जी और अपने अशोक गोपाला जी और श्रवण शुक्ला जी और मैं, 5 लोग उसमें 4-4 दिन का कंटेंट शेयर करेंगे। तो 5 उससे मतलब एक कनेक्टिविटी बनता है कि जो भी हमने इतने दिन में सुना, तो जब जीने जाते हैं तो उसको किस तरह से देखते हैं, मतलब धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के रूप में हम उसको कैसे अपने आप में देख सकते हैं कि हमारा व्यवहार किस आयाम में कैसे फैल रहा है, किसके साथ हमको कैसे व्यवहार करना है। अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा है, हम अध्ययन कर रहे हैं, दूसरा उसका विरोध कर रहा है, हम अध्ययन कर रहे हैं, दूसरा भी अध्ययन कर रहा है, तो तीनों डायमेंशन में हमको एक डायरेक्शन मिलता है कि बेसिकली धीरता, वीरता, उदारता कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं, कब कब देख सकते हैं। तो जैसे ये समझ में आता है, धीरता स्वयं में देखने वाली चीज़ है, हाँ, वीरता परस्परता में देखने वाली चीज़ है, और उदारता समाज गति के अर्थ में देखने की समाज गति के अर्थ। उसी प्रकार दया, कृपा, करुणा भी लक्ष्य के अर्थ में है। लक्ष्य, हाँ, मतलब जब हम लक्ष्य को लेके चलते हैं तो समझ में आता है कि हम दया कृपा करुणा 1 to 1 हो जाता है। 1 to 1, ये 1 to 1 है ना। तो ये एक मोटा मोटा फ्रेम समझ में आता है, और इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि इतने दिन में जो भी हमने सुना, बेसिकली वो दिख कहाँ रहा है। मतलब जैसे ये बात आया कि भाई धीरता कब समझ में आएगा, धीरता तो समझ में आएगा जब न्याय के प्रति निष्ठा होगा। न्याय के प्रति निष्ठा कब समझ में आएगा, जब संबंध समझ में आएगा। संबंध का आधार कहाँ से समझ में आएगा, व्यापक से समझ में आएगा। तो बेसिकली सर्किट वहीं आके जुड़ गया कि फाइनली अध्ययन में निष्ठा होना ही धीरता है। सुपात्र है। ना, तो अध्ययन के प्रति निष्ठा होना ही धीरता है, और दूसरों के लिए अध्ययन सुलभता पैदा करना धीरता। दूसरों के लिए शिविर अध्ययन का वातावरण क्रिएट करना, ये वीरता का काम है ना। तो आयोजक मंडल वीरता का काम करता है। तो आप में से जो भी आयोजक बनना चाहते हो उसके लिए स्वागत है। आप में से जो भी आने वाले शिविरों के आयोजन में शामिल होना चाहते हैं उनका स्वागत है। और इसी अर्थ में मतलब ये जागृति क्रम या जागृति के लक्ष्य को सब तक सुनिश्चित हो पाए और मतलब लोग उसमें जी पाएँ, उसमें अपना तन मन धन अपने तरीके से नियोजित करना ही उदारता है। फिर उसी क्रम में जो जो संपर्क में आते हैं उनकी पात्रता अनुसार वस्तु देना, वस्तु अनुसार पात्रता देना, और दोनों नहीं है तो उपलब्ध कराने में सहायक होना, ये एक स्वरूप दिखता है। हाँ, मूल में ये समझने की बात है कि धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित होता है। अनुभव के पहले हम धीरता, वीरता, उदारता के अर्थ में जीते, के अर्थ में जीते, अभी हम प्रमाण के अर्थ में नहीं जीते। बस यही बोलना था लास्ट में कि मतलब, और ये करते हुए इस बात की अपेक्षा ना रखें कि हम बिल्कुल सही ही कर रहे हैं, उसमें कुछ हमसे भूल हो ही सकती है, सामने वाला उसका अवमूल्यन अधिमूल्यन कर ही सकता है। तो इसमें लक्ष्य को स्थिर रखने की आवश्यकता रहती है। तो ऐसा मैं जो उसको देखता हूँ, फाइनल स्टेटमेंट यही बनता है कि जो भी हमने अभी तक सुना, ये उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। और गुजरात में जिस तरह से टीम ने आयोजन का एक हिम्मत किया है वो सराहनीय है। अभी यदि समाज के अर्थ में देखें पूरे देश में तो शायद गुजरात में सबसे अधिक काम हो गया है। समाज के अर्थ में देखें, हाँ, है काफी अच्छा रहा, काफी अच्छा रहा।
हाँ जी, ठीक है, बढ़िया। और कोई बोलेंगे? हाँ जी, माइक। माइक दे दीजिए इधर। हेलो जी भैया, सारा धीरता, वीरता, उदारता और दया, कृपा, करुणा को सुन के तो मतलब बाबा जी की जो करुणा पूरी जो बरसी है ना, और मतलब किसी को दया, किसी को कृपा और फाइनली करुणा का उनका जो स्वरूप रहा है, तो हम सभी के लिए फिर अब ये जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी तरह से सबसे पहले धीरता को पाएं, फिर जो आप जैसे वीरता का जो काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो वीरता है। ये वीरता है। वास्तविक वीरता तो ये लगती है कि आप जो काम कर रहे हैं और आपके जैसे ही और बाकी जो भैया दीदी लोग जो कर रहे हैं, ये वीरता का काम है ना। तो इस तरह से हम जो बाबा जी की पूरा प्रयास रहा, उनका जो करुणा के रूप में पूरा प्रयास रहा, तो हम लोगों का सब फाइनल यही बनता है कि हम कम से कम सबसे पहले धीरता को पा पाएं, फिर धीरे से वीरता में। दोनों साथ साथ ही चलता है। जी, सब। जी। देखो, धीरता, वीरता, उदारता एक साथ चलने वाली चीज ही है। आयाम में, अलग अलग आयाम में व्यक्त होना है। तो इसका मतलब देखो, सूत्र है सद्व्यय ही कमाई है और अपव्यय ही गंवाई है। बिल्कुल, सद्व्यय ही कमाई है। तो ये कमाई का काम है, ये सही इन्वेस्टमेंट है। तो अपने तन का, मन का, धन का मानव लक्ष्य के अर्थ में नियोजन करना, ये कमाई का काम है। ये कितने गुना मल्टीप्लाई होगा हम कल्पना नहीं कर सकते, ये कमाई। तो सद्व्यय का मतलब है राइट इन्वेस्टमेंट। तो राइट इन्वेस्टमेंट यही है कि मानव लक्ष्य के अर्थ में, है ना, समाज गति के अर्थ में अपने तन मन धन का नियोजन जिस भी आयाम में हो। अनेक तरह की भूमिकाएं, अनेक तरह की भागीदारियां हैं। जिस भी आयाम में हमको लगता है कि हम अपना कंधा लगा सकते हैं, अपनी जागृति के लिए अपना कंधा लगाना अपनी जरूरत है। सुनने से केवल मेमोरी में आता है और कंधा लगाते समय समझ में आता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, ये मात्र सूचना ग्रहण करना है। जब हम किसी जिम्मेदारी को विधिवत स्वीकार करते हैं और उसको वहन करते हैं, उस क्रम में फिर बहुत सारा चीजें समझ में आती। जी, बढ़िया। और कोई बोलेंगे? हाँ जी, बोलिए। धीरता, वीरता, उदारता, दया, माइक कृपा, थोड़ा दूर करुणा। कर लीजिए। इस शब्द का हमारे मन में भी एक अर्थ तो होता ही है। हाँ, और आपने जो किया है उसको हम अर्थ घटन कह सकते, अर्थ घटन। और ये जीवन विद्या के संदर्भ में अर्थ घटन है। और यहाँ तक हम जब पहुँचेंगे तब उसके सही पता चलेगा, क्योंकि ये यात्रा में आगे आगे है। हाँ। ऐसा ही सुनने से जो हम जो मान रहे हैं और आप बता रहे हैं, इसमें तो विरोध है ही सही। और जैसे कि ये बिजली का आउटपुट से हम मानते हैं, कोई वैज्ञानिक कहे कि वो कण स्वरूप में है और कोई कहे कि वेव्स स्वरूप में है, तो हम तो मान के ही चलते हैं। कोई परिणाम तो देखते ही, इसलिए कुछ तो है ही और वो बदलता ही रहता है। जैसे प्रकाश में फोटोन कण की बात आई, तब तो तहलका मच गया था कि प्रकाश के कण के स्वरूप में कैसे होते सकते। इसी स्वरूप में हम देख रहे हैं कि ये तो आगे से ही मालूम पड़ेगा कि क्या है। बढ़िया, शानदार, शानदार। और कुछ? और कुछ नहीं बोलते हो तो नमस्कार कर लेते हैं। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये सब मेरे को लगता है कि बद्रीनाथ का शिविर बहुत संतोषजनक चल रहा है। काफ़ी, मुझको भी काफ़ी सुकून है, आपको भी सुकून है। इससे इतनी है कि हमारी अध्ययन के लिए तीव्रता बन जाए,
सार इतना ही। पढ़ना, सुनना, चर्चा करना, ऑनलाइन ऑफलाइन जो कुछ भी आगे संभावनाएं हैं, है ना। 11 अक्टूबर से एक संभावना बनाने की तैयारी है, 3 महीने एक साथ है। 11 अक्टूबर नहीं सॉरी 11 जुलाई, 11 जुलाई नेक्स्ट ईयर, 11 जुलाई 2023 से 11 अक्टूबर 2023, ऐसा एक योजना का स्वरूप मन में। फरवरी में जो आएगा उनको वहाँ प्राथमिकता है, बिल्कुल। तो जो थोड़ा सा 2-4 शिविर करके आ जाएंगे और फरवरी वाले थोड़ा सा आपस में, फिर देखो ये जो 1 महीना या 3 महीने का जो सत्र है ना, इसमें जिनकी थोड़ी सी अच्छी गति है उनको अपनी अच्छी गति को, जैसे आप लोग रात को गोष्ठियाँ करते हो, गोष्ठियाँ कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे ना। तो गोष्ठियाँ अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे यहाँ जब आप बहुत सारी बातें नहीं कह पाते हो, छोटे समूह में हम अपनी समस्या भी कह पाते हैं और किसी को समझ में आया वो भी कह पाता है। तो पहला चरण आगे बढ़ने का गोष्ठियाँ है। तो शिविरों के दौरान गोष्ठियाँ, अध्ययन शिविरों के दौरान गोष्ठियाँ, तो यदि कोई चीज़ हमको समझ में आई है तो उसको शेयर करने के लिए, दीवार से तो शेयर नहीं करेंगे, तो उसको शेयर करने के लिए हमको लोगों की ज़रूरत है, और उन लोगों की ज़रूरत है जो उसको अप्रिशिएट कर पाएँ और यदि कमी है तो बता भी पाएँ। तो गोष्ठी में आदमी के डेवलप होने का सबसे अच्छी जगह है। तो वो 1 महीने के दौरान, 3 महीने के दौरान, या ये रात को जो हम बैठते हैं शिविरों में, गोष्ठियों के दौरान, अच्छा हमको भी एक दूसरे का पता चलता है, परिचय वहीं होता है, गोष्ठियों में ही एक दूसरे से परिचय होता है। अच्छा इससे मैं समझ सकता हूँ, है ना। वहीं हम एक दूसरे को पहचान रहे होते हैं, वहीं उपयोगिता पूरकता को पहचान रहे होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।